नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग जीए मिसलेनियस को देखने वाले हैं सितंबर मंथ का। तो यहाँ पर जो भी हम लोग न्यूज़ देखेंगे ना, वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा, ठीक है? तो सितंबर मंथ में मैंने बहुत सारा न्यूज़ आरबीआई ग्रेड बी के लिए फ़िल्टर आउट किया हुआ है। अराउंड 50 पेजेज़ का वो पीडीएफ है, मैंने अपने पेड कोर्स में डाला हुआ है वो। वहाँ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, उसको मैंने बस यहाँ पर लाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। उसको मैं स्टार मार्क कर दूँगा, ठीक है? तो इससे क्या आपको मालूम चलेगा कि कौन-सा ए कैटेगरी वाला न्यूज़ है, कौन-सा बी कैटेगरी वाला न्यूज़ है और कौन-सा सी कैटेगरी वाला न्यूज़ है। जो सी कैटेगरी वाला न्यूज़ है, उसको तो मैंने रखा ही नहीं है। अब ए और बी को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और ए को मैं मार्क कर दूँगा, स्टार मार्क कर दूँगा। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा किसको आपको रट के जाना है, किसको आपको मतलब समझ के जाना है और किसको आपको स्किप करके जाना है, ठीक है? कम तैयारी करोगे, वही आप याद रख पाओगे, ठीक है? चलो, आप सेफ साइड में चलना है तो फिर आप 50 पेजेस पढ़ लो और अदरवाइज इसको आप कर लो अगर आपके पास कम समय है और सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस करना चाहते हो तो, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, फिर देखेंगे अपॉइंटमेंट्स, फिर देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स, ऑब्ituaries, फिर अवार्ड्स, उसके बाद देखेंगे स्टेट न्यूज़, उसके बाद डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है? और कुछ स्पोर्ट्स का न्यूज़ है और फिर इसके बाद इंडेक्स, ठीक है? इसमें रिपोर्ट्स भी है कुछ-कुछ और इंडेक्स है। इसको देख लेंगे और हमारा डन हो जाएगा। तो यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है? ये देखो जीए मिसलेनियस बोलता हूँ मैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जीए मिसलेनियस का पोर्शन नहीं रहता है। इसके अंदर अब पीआईबी का भी 1-2 न्यूज़ रहेगा, ठीक है? बैंकिंग न्यूज़ भी 1-2 रहता है। इसके बाद फाइनेंस का भी 1-2 न्यूज़ रहता है। तो मतलब पैकेज है ये, समझे? तो जनरल अवेयरनेस मिसलेनियस सितंबर मंथ का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज़ को। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो है, वो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको आपको समझा देता हूँ और फिर मैं स्टार मार्क भी कर दूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट है, बाप का भी बाप, जिसे हम लोग दादाजी कहते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 5 सितंबर को टीचर्स डे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम लोग 5 सितंबर को देख रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। टीचर जो है अपना ज्ञान का चैरिटी करता है ना, तो 5 सितंबर को याद कर लो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ठीक है? और थीम क्या रखा गया है? द पावर ऑफ चैरिटी इन ग्लोबल सॉलिडारिटी, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि मदर टेरेसा का डेथ एनिवर्सरी में हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं, ठीक है? 7 सितंबर का बात करते हैं। 7 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम है रेसिंग फॉर एयर, एवरी ब्रेथ मैटर्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि यूएनजीए ने इसको डेजिग्नेट किया है, पहली बार ये 2020 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है? 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। इसका थीम रखा गया था प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा, ठीक है? इसके अंदर हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं कि किस तरह से लिटरेसी जो है वो भी एक ह्यूमन राइट है, ज्ञान जो है वो भी किसी का हक है, ठीक है? और ये भी सबको मिलना ही चाहिए। तो 8 सितंबर वाला को आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है? और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को भी स्टार मार्क कर लो। देखो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट मैं मार्क करा रहा हूँ आपको, ठीक है? इसका 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। इसका थीम क्या रखा गया? चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम लोग ग्लोबल इनिशिएटिव लेकर के आए हैं जो कि सुसाइड को प्रिवेंट करेगा वर्ल्ड वाइड। देखो इसको भी आप याद करना, ठीक है? कैसे याद कर सकते हो? 10 का मतलब 1 और 0, तो एक आदमी शून्य हो गया। एक आदमी शून्य कब हो जाता है? जब वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है? इसके बाद 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया गया। ये इंडिया के अंदर इंजीनियर डे मनाया जा रहा है, ठीक है? ये क्यों मनाया गया? इस दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है एम विश्वेश्वरैया का, ठीक है? जो भारत रत्न अवार्डी भी है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है? इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया 15 सितंबर को, ठीक है? इसका थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन, ठीक है? जेंडर इक्वालिटी को हम लोग अचीव करना है कदम बाय कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, जेंडर इक्वालिटी को लाए जा, ठीक है? तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। तो आप बोलोगे सर आप तो सभी स्टार मार्क करा रहे हो, सभी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर भी मैंने इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बोला है कि मैं वो बताऊंगा। तो अभी बहुत आपको ऐसा भी मिलेगा जो कि बहुत सारा जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। जो स्टार मार्क कर रहा हूँ यही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ,
ये मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या रखा गया है? शेपिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ। पहली बार ये 2024 में सेलिब्रेट किया गया था, 2025 इसका सेकंड ऑब्जर्वेंस है। इसको भी याद कर लेना, ये भी स्टार मार्क है, ठीक है। इसके बाद 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, इस डे को मनाया गया। इसका थीम क्या रखा गया? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। इसमें हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया गया। इसमें हम लोग जेंडर पे गैप के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक है। पहली बार 2019 में एस्टैब्लिश हुआ था, 2020 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। इस बार 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जा रहा है। इसका थीम रखा गया है एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। ये ग्लोबल पीस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसके बाद है नेशनल आयुर्वेदा डे। हम लोग पिछले बार भी, यानी कि पिछले मंथ में भी ये देखे थे कि नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो 23 सितंबर को हम लोग मना रहे हैं। इसका थीम क्या रखा गया है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। पहले जो है ना, इसको धनतेरस के दिन में मनाया जाता था, धनवंतरी महाराज, धनवंतरी भगवान के निकलने के लिए। मतलब जब समुद्र मंथन हुआ था, जितना मुझे याद है, समुद्र मंथन में धनवंतरी साहब निकले थे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग धनवंतरी के आने की वजह से आयुर्वेदा डे मनाते थे धनतेरस के दिन। लेकिन अब उसको हम लोग चेंज करके एक फिक्स डेट कर दिए हैं, 23 सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो, 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसको मनाया गया, ठीक है। ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को प्रमोट करता है कि देशों के पास न्यूक्लियर पावर हो ही ना। अगर होगा ही नहीं तो न्यूक्लियर लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, और हेल्थ जो है वो सबका ठीक ठाक रहेगा। 26 सितंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे मनाया गया, ठीक है। इसका थीम रखा गया क्लीन एयर हेल्दी पीपल। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ इन वेलबींग, ठीक है। ठीक गया, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूज आपका इंपॉर्टेंट बन गया इंपॉर्टेंट डेज से। आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो टीसीए कल्याणी को कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर दीपक मित्तल, इनको बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई, ठीक है। इसके बाद श्रीनिवास इंजेती, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है ऑफ एनएससी गवर्निंग बोर्ड, ठीक है। सुशीला कर्की, इनको एंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नेपाल का। तो नेपाल का ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई है। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? रामवरण यादव, ठीक है। कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है कि जब रामायण का कहानी मैंने देखा था ना, तो वहां पर सीता जी जो है, उन्होंने श्राप दिया था नेपाल को कि नेपाल में कभी भी कोई वुमेन रानी नहीं बनेगी, ठीक है। कोई रानी नहीं रहेगी वहां पर का, जो राजा जो बनता है ना, राजा जो राज करता है, वहां कोई लेडीज नहीं रहेगी। लेकिन पहली बार लेडीज आ गई है, उसका नाम भी सुशीला करकी, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? रामवरण यादव, बताओ, इसमें भी राम नाम है, ठीक है। देखो, हो सकता है कि मेरा माइथोलॉजिकल उतना अच्छा ना हो, तो हो सकता है मैं गलत गलत स्टोरी बता दूं, लेकिन गलत स्टोरी बता दूंगा, याद कर लेना भाई। क्या क्या पता उससे ही आपको ये चीज याद रह जाए कि सुशीला करकी जो है वो बन गई है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेपाल की, ठीक है। अच्छा, ये जो राम भगवान थे, कैकई कैकई थी ना उनकी, ये जो मम्मी का नाम था ना कैकई, तो आप समझ लो कि कैकई आ गई है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन गई है सुशीला कैकी, ठीक है। इसके बाद एक कंट्री है, उस कंट्री ने ना पहला अपना एआई जनरेटेड मिनिस्टर अपॉइंट किया है, ठीक है। इस कंट्री का नाम था अल्बीना। लेकिन यहाँ पर कंट्री का नाम कैसे उड़ा दिया मैंने, रुको 1 मिनट में देख लेता हूँ, यूट्यूब पे इसमें क्रोम में देख लेता हूँ कि अल्बीना था इसका नाम। चैट जीपीटी निकालोगे? चैट जीपीटी से पूछता हूँ। हेलो चैट जीपीटी, कौन सा ऐसा देश है जिसका पहली बार एआई जनरेटेड मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, जिसका नाम था दल्ला? महेश दल्ले। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि पहली बार ये को महेश दलाल नाम के व्यक्ति को जेनरेटेड अरे अरे मिनिस्टर अरे बनाया गया। अरे, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल मिनिस्टर डायला, ये जो है किस कंट्री के द्वारा अपॉइंट किया गया है? ओहो, समझ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि डिजिटल मिनिस्टर के तौर पर डायल ऐप को देश की तरफ से पहली बार अपॉइंट किया गया है। अब सब क्लियर है। अबे यार, मैं बोल रहा हूँ
कि कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्ल्ड का पहला एआई जनरेटेड मिनिस्टर को अपॉइंट किया है? जल्दी से वेबसाइट में चेक करके बताओ। तो पता चला कि अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री अपॉइंट किया है, जिनका नाम दियाला है। उनका मुख्य काम यही है कि वो पब्लिक अल्बानिया, ठीक है, मैंने बोला ना अल्बेनिया है, ठीक है। तो इस कंट्री ने पहला डिजिटल मिनिस्टर डायला को मतलब बनाया है, मिनिस्टर बना दिया है, ठीक है। पीएम अपॉइंटेड डिजिटल मिनिस्टर डायलिया, इसका मीनिंग होता है सन, टू मैनेज पब्लिक टेंडर्स इंश्योरिंग करप्शन फ्री गवर्नेंस, ठीक है। अब देखो एआई जो है वो मिनिस्ट्री में भी चला गया है। भाई एआई तो खतरे की घंटी बन रहा है, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, स्टार मार्क कर लो। इसके बाद है कार्लोस फिलिपी जरा मिलो कभी, ठीक है। कार्लोस फिलिपी जरा मिलो कभी, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो वर्ल्ड बैंक का जो ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन है वहां का वाइस प्रेसिडेंट बना है कार्लोस फिलिपो जरा मिलो कभी। सिंगापुर जो है वो नया रीजनल हब बना है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसका प्रेसिडेंट है अजय बंगा, ठीक है। सस्ता नहीं सबसे अच्छा, अजय बांगा, ठीक है। इसके बाद डेनियल कैटेज, ये डेनियल कैटेज है, ये फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है आईएमएफ का, ठीक है, ठीक है। चलो डेनियल है, डेनियल वो वाला वीडियो आप देखे हो, बोलता है अरे डेनियल को खोजता है, तुम कौन है डेनियल? तो डेनियल कैट्स जो है वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है आईएमएफ, याद रखना। इसका मिथुन मनहास जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं बीसीसीआई के। ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट अभी तक खेला नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। ये पहले ऐसे क्रिकेटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कुछ तो बात होगा इन पे इनका, ठीक है। इलेक्टेड 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट सक्सीडिंग रॉजर बिन्नी को इन्होंने रिप्लेस किया है और खुद बन गए हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट अनकैप्ड क्रिकेटर टू हेड बीसीसीआई। इससे पहले जो क्रिकेटर वाले प्रेसिडेंट बने थे ना वो कौन थे? सौरव गांगुली बने थे, रॉजर बिन्नी बने थे और अभी मिथुन मनहास। तो क्रिकेटर में अगर देखा जाए तो ये तीसरे जन है जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं। और अगर देखा जाए कि अनकैप्ड क्रिकेटर यानी कि जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट कभी खेला नहीं, वैसे कितने नंबर के क्रिकेटर है? पहला क्रिकेटर है, ठीक है। इसके साथ साथ अमिता शर्मा को हेड ऑफ वुमेन सिलेक्शन पैनल बनाया गया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस इतना ही पड़ता है, चलो आगे बढ़ते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स को देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है? केजीएस ढिल्लों, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों के द्वारा लिखा गया है ऑपरेशन सिंदूर नाम का बुक, ठीक है। इसका होल्ड ऑन सुसाइड वैक्सीनेशन एंड फर्स्ट एड किट, इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर पूजिता जोशीला, ठीक है। तो पूजिता जोशीला जो है वो बहुत जोश के साथ सुसाइड को खत्म करने के लिए एक बुक लिखी है, होल्ड ऑन सुसाइड वैक्सीनेशन एंड फर्स्ट एड किट, ठीक। इट वाज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। इसके बाद लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, सोनिया और सनी दोनों बहुत उदास थे, अकेले हैं। तो किरण देसाई इस बुक को लिखी है। और ये किरण देसाई है, ये कोई इधर उधर की कोई नहीं ऑथर, ये बहुत बड़ी ऑथर है, इन्होंने बुकर प्राइज जीता है, ठीक है। इन्होंने बुकर प्राइज जीता था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और उन्होंने ये किताब लिखा है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसके बाद फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक अपना किताब लॉन्च किया है, इनका ये डेब्यू बुक है एक्सप्लेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड देयर रोल्स इन सिटीजन लाइफ्स, जिसका नाम है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई दूसरा चीफ जस्टिस होता ना, फॉर्मर चीफ जस्टिस, तो ये क्वेश्चन जरूर आता एग्जामिनेशन में। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, इनका नेम ऑलरेडी बहुत लोगों को मालूम रहता है, तो इसका आने के चांसेस हल्का कम है, हल्का। नहीं तो मैं बोलता कि 100% ये आएगा, ठीक। तो ठीक है, ऐसा है, लेकिन याद कर लेना दोस्त। अब ऑब्चुरीज में देखते हैं। सबसे पहला न्यूज, जियोर्जियो अरमानी जो कि आइकॉनिक इटालियन डिजाइनर थे और सीईओ थे अरमानी कंपनी के, उनका निधन हो गया है 91 ईयर्स की एज में, ठीक है। वो थर्ड रिचेस्ट इटालियन थे आफ्टर जियोवेनिया फेरेरो और एंड्रिया पिग्नेटारो, ठीक है।
अरमानी जो कंपनी है ना, ये बना था 1975 में अलॉन्ग विद आर्किटेक्ट सर्गियो जेलियोटी। भैंस क्या नाम तो भयंकर भयंकर है यार। जियोर्जियो अरमानी पहले लगता है कि कोई लेडीज होगी, लेकिन है ये जेंट्स। इसके बाद बांग्लादेशी फोक लेजेंड सिंगर एंड कल्चरल फिगर फरीदा परवीन, इनका निधन हो गया 70 की एज में। ठीक है, तो फरीदा परवीन जो है वो बंगाली गाना गाती थी, बांग्लादेश की फोक लेजेंड सिंगर है। ठीक है, फरीदा परवीन को क्वीन ऑफ ललोन गीती कहा जाता था। ठीक है, चलो तो ठीक है, तो यहाँ पर एक ही न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और जियोर्जियो अरमानी को भी ले लो। ठीक है, जियोर्जियो अरमानी वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब अवार्ड्स का बात करते हैं। एक इंडियन एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 2025 के अंदर। तो इंडियन एनजीओ एजुकेट गर्ल्स विंस 2025 रोमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, ये जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड है ये है क्या? ये एशिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसको हम लोग एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं? क्योंकि ये अवार्ड तब दिया जाता है अगर कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एशिया के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया है सोशल प्रॉब्लम को लेकर के, करियर सर्विस दिया है लोगों को, और गवर्नेंस के अंदर इंटीग्रिटी लेके आया है, और विजनरी लीडरशिप दिखा करके कम्युनिटी को डेवलप किया है। तो इस तरीके का जो काम करता है, इसीलिए उसको हम लोग रोमन मैग्सेसे अवार्ड देते हैं। इंडिया में, और इंडिया का ही एजुकेट गर्ल्स एक एनजीओ है जिसको ये अवार्ड मिला है। इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ा न्यूज है, इसको आप 2 स्टार भी मार सकते हो। ठीक है, मैं 1 स्टार मार रहा हूँ। ठीक है, 2 स्टार मारूंगा तो घिनास्टिक दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये एजुकेट गर्ल्स है। ये एनजीओ करता क्या है? ये जो अनप्रिविलेज गर्ल्स होती है ना, उनको एजुकेट करता है। तो ये कितना अच्छा काम कर रहा है। एक तो अनप्रिविलेज गर्ल्स जो होती हैं उनको पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिल पाता है, तो उनको हम लोग सिखा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। इतना नेक काम के लिए इनको 2025 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके बाद है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। ठीक है, देखा, कुछ पीआईबी न्यूज को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ जीएम स्टेनलेस है तो जीएम स्टेनलेस ही रहेगा, नहीं। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना जीएम स्टेनलेस को। तो ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड है 130 सिटीज के अंदर कंडक्ट किया गया इसको, और 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। कैटेगरी 1 जहाँ पर पॉपुलेशन जो 10 लाख या फिर से ज़्यादा है। ठीक है, इन कैटेगरी 2 इसका पॉपुलेशन जो है 3 लाख और 10 लाख के बीच में है, और कैटेगरी 3 जहाँ पर 3 लाख से नीचे का पॉपुलेशन है। तो जो कैटेगरी 1 है वहाँ पर नंबर 1 पे आया है इंदौर, नंबर 2 पे जबलपुर, नंबर 3 पे आगरा और सूरत। ठीक है, याद रखना है तीनों को, इंदौर, जबलपुर, आगरा एंड सूरत। ठीक है, ये है कैटेगरी 1 में जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। इसके बाद कैटेगरी 2 की बात करते हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है 3 से 10 लाख के बीच में है। इसमें है अमरावती, झांसी, मुरादाबाद सेकंड नंबर पे, और तीसरा नंबर पे अलवर। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी 3 की बात करते हैं। कैटेगरी 3 में जिसका पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, उस केस में देवास, परवाणु और अंगुल, ये 1, 2, 3 के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर सर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड भी देख लिया हम लोग। इसके बाद देखते हैं नेशनल अवार्ड्स ऑन टीचर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने नेशनल अवार्ड्स ऑन टीचर्स अभी दिया है। ठीक है, तो 81 टीचर्स को अवार्ड मिला है अक्रॉस वेरियस एजुकेशनल सेक्टर। हमको कब मिलेगा डी, हमको कब मिलेगा? इसके अंदर 45 एजुकेटर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, 21 फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, और 15 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम मोसड़े। ठीक है, तो मोसड़े से 15, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से 21, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से 45। ये जो हर एक अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड में क्या क्या मिल रहा है? एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, 50,000 का कैश मिल रहा है, और एक सिल्वर मेडल मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है उन्होंने सिल्वर बनाना अवार्ड जीता है फॉर कल्चर, म्यूजिक एंड डांस। क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, ऐसा पूछा जा चुका है, फिर से पूछेगा, चांसेस का मेरे पूछ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड्स सेरेमनी 2025। देखो, डॉक्टर अंबेडकर फंड, इन्होंने ये अवार्ड अनाउंस किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है किसको मिलेगा? जो भी SC/ST स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है,
ठीक है, हाईएस्ट मार्क लेकर के आए हैं तो उनको ये पैसा दे करके अवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है इट इज गिवन वन टाइम ग्रांट एज पर द फॉलोइंग। अगर कोई स्टूडेंट है हाईएस्ट मार्क लेकर के आया है उसको 60,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट जो कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आया है उसको 50,000 मिलेगा। स्टूडेंट जो कि थर्ड हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आया है उसको 40,000 रुपये मिलेगा। अगर यहाँ पर गर्ल्स है तो गर्ल्स को तो पैसा मिलेगा ही। अगर मान लो कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहीं पर भी गर्ल्स नहीं आई है तो कहीं तो आएगी गर्ल्स, तो जहां पर भी गर्ल्स आई होगी, जो टॉप में आई होगी ना जो गर्ल्स, उसको 60,000 रुपया मिलेगा। एडिशनली इफ नो गर्ल वाज इन द टॉप 3, द हाईएस्ट स्कोरिंग गर्ल अक्रॉस द बोर्ड रिसीव्ड 60,000 अवार्ड। ठीक है, तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये प्रेजेंट किया गया, ठीक है, SC ST स्टूडेंट को जिन्होंने क्लास 10th और 12th का बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया है। जिन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क लेकर के आया है उसको 60,000, सेकंड हाईएस्ट 50,000, थर्ड हाईएस्ट 40,000। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में वुमेन नहीं है, कोई गर्ल्स नहीं है, तो गर्ल कहीं पर तो टॉप करी होगी, जो सबसे नंबर 1 पे गर्ल होंगी उनको हम 60,000 रुपया देंगे अवार्ड। ठीक है, ओके। इसके बाद ओवन कूपर, ओवन कूपर जो है वो 15 साल के हैं। इन्होंने यंगेस्ट एवर एमी विनर बने हैं। ठीक है, यंगेस्ट एवर मेल एमी विनर। इनका एक नेटफ्लिक्स में मिनी सीरीज आया था एडोलेसेंस, उसके वजह से इनको अवार्ड मिला है, तो एमी अवार्ड मिला है इनको, ओवन कूपर को। ठीक है, इसके बाद इंडियन फिल्म मेकर है जिनका नाम है अन्नपूर्णा रॉय। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है एट 82nd वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बाय विनिंग द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर हर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। तो ये जो फिल्म है इनका सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, इसके अंदर इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है इन 22nd वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक बा, चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और अवार्ड भी है, जैसे आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है फॉर सिल्क डेवलपमेंट। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर ही सेरिकल्चर को लेकर काम होता है, यानी सिल्क कल्टीवेशन होता है, सिल्क फार्मर को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और ओवरऑल प्रमोशन किया जाता है सिल्क इंडस्ट्री का, और इस वजह से आंध्र प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है फॉर सिल्क डेवलपमेंट। ठीक है, सिल्क सेरिकल्चर जानते क्या होता है? सेरिकल्चर, ये जो सेरिकल्चर लिखा है ना, सेरिकल्चर क्या होता है? दुमका में ही एक जगह में सेरिकल्चर होता है, वहां पर जो पिल्लू होता है ना, पिल्लू, पिल्लू को पाला जाता है। अब पिल्लू फिर बड़ा हो जाता है तो फिर वो सिल्क निकलता है उससे। ठीक है, तो पिल्लू को पाला जाता है, खराब भी लगता है। सेरिकल्चर आप एरिया में जाओगे ना तो इधर कहीं पर पिल्लू गिरेगा, इधर कहीं गिरेगा छोटा छोटा। ठीक है, इसके बाद दीपिका पादुकोण की बात करते हैं। ठीक है, ये दीपिका पादुकोण यार इंटरनेशनल न्यूज में आ जाती है कहाँ से, जाओ यार फिल्म में बनाओ, बार बार आ जाती है, पढ़ना पड़ता है हम लोग को। ये जो दीपिका पादुकोण है, ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन ज्यूरी मेंबर बन गई है फॉर लुई विटन प्राइज। हमको लगता है कि दीपिका पादुकोण जो है वो हर जगह अप्लाई कर देती होगी। इनका हर बार नाम होता है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण बिकेम फर्स्ट इंडियन ज्यूरी मेंबर फॉर लुई विटन प्राइज 2025। ठीक है, इस पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड नेसा, ठीक है, ये हो रहा है दिसंबर में, इसका अवार्ड देने वाला है सरकार। ये जो अवार्ड है ये है क्या? तो जो भी कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, जिसका मिनिमम 10,000 का फॉलोवर है या फिर सब्सक्राइबर है और एनी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसे लोगों को हम लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग शॉर्ट वीडियो बनाओ, अप टू 90 सेकंड का वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ हिंदी में या फिर एनी अदर लैंग्वेज, कोई दूसरा लैंग्वेज में। उसके साथ साथ तुम ट्रांसक्रिप्ट भी उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, कैप्शन नहीं लिखा रहता है, बोलते रहते हैं तो सब टाइटल आते रहता है, तो उस तरह का वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है सरकार। सरकार बोल रहा है कि जिसका भी 10,000 फॉलोवर या फिर उससे ज्यादा सब्सक्राइबर है तो वो लोग क्या करे, 90 सेकंड का एक शॉर्ट रील बनाए। ठीक है, वहां पर वो हिंदी में बना सकते हैं या फिर दूसरा इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज में बना सकते हैं, और वहां पर वो बताएंगे कि एनर्जी कैसे सेव करना है घर के अंदर। एसी को सेट कर दो 24 डिग्री सेल्सियस में, हमेशा 5 स्टार अप्लायंस को चूज करो, ज्यादा स्टार होगा ज्यादा सेविंग्स होगा। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग को यूज करो फॉर बेटर होम्स। ठीक है, ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग का इस्तेमाल करो। इसके बाद फेस्टिवल्स को जब सेलिब्रेट कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेलिब्रेट करो। अगर इस तरीके का कोई शॉर्ट वीडियो बनाता है और सरकार को पसंद आता है तो सरकार उसको अवार्ड देगा। क्या चीज का अवार्ड देगा? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। ठीक है, तो इसको अनाउंस कौन किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद एक्टर मोहनलाल,
इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने वाला है। ठीक है, तो 2023 में इनका जो भी काम था उनके लिए इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये जो एक्टर मोहनलाल वही है जिन्होंने उर्वशी रौतेला का वो गाना लगाया, गाना शूट किया था, दबी दबी डी ओके ओके, ऐसे करके कोई गाना है ना, तो वहां पर एक्टर मोहनलाल है। ठीक है, तो उन्हीं को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके बाद नीरज घैवान, हैवान नहीं घैवान, जो नीरज घैवान है उनका होम बाउंड जो है उसको सेलेक्ट किया गया है इंडिया एंट्री टू ऑस्कर। तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है नीरज घैवान का होम बाउंड सीरीज को, ठीक है, फिल्म को। तो इट इज सबमिटेड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है, बाय फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद यही जो होम बाउंड नाम का ये फिल्म है ना, इसको सेकंड रनर अप बनाया गया था एट 50th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, जब टोरंटो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था तो सेकंड रनर अप पे आया था। तो इसी को हम लोग नॉमिनेट किए हैं ऑस्कर के लिए। ठीक है, कौन सा कैटेगरी में? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ठीक है, इसका बट्टू कोमा, बट्टू कोमा फेस्टिवल मनाया जा रहा है तेलंगाना में। ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब सेटअप कर दिया है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भट्टू कमा जो है ये कौन सा स्टेट में मनाया जाता है? ठीक है, तो आप बता देना कि तेलंगाना में। अब भट्टू कमा का मतलब होता है मदर गॉडेस कम अलाइव। ठीक, यहाँ पर नीरज घैवान वाला न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, दीपिका पादुकोण ये वाला भी इंपॉर्टेंट बनता है, और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड्स इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद ओवेन कूपर भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अच्छा, आइए अन्नपूर्णा रॉय, अनुपर्णा रॉय, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलो इसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का एक अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड का नाम है यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर 30 साल के अंदर हैं और वो लोग इन्वायरमेंट के लिए बहुत भयंकर भयंकर सोल्यूशन लेकर के आए हैं, तो उन सारे को हम लोग चुनेंगे और उनको ये अवार्ड देंगे। ये अवार्ड कौन दे रहा है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम दे रहा है, तो इसीलिए इसका वैल्यू ज्यादा है। और इसके अंदर 2025 में एक इंडियन भी जीता है। ठीक है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार। ठीक, 2017 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, इसको वापस रिलॉन्च किया गया 2025 के अंदर इन पार्टनरशिप विद प्लैनेट ए। तो प्लैनेट ए नाम का ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके ये अवार्ड वापस से रिलॉन्च किया गया है। ठीक है, बाय यूएनईपी। विनर्स को मिलता क्या है? विनर्स को $20,000 का सीड फंडिंग मिलता है। फंडिंग मिलता है ताकि वो आगे जाकर के और काम कर सके। ठीक है, इंटेंसिव ट्रेनिंग भी इन लोग का होता है, टेलर्ड मेंटरशिप होता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, और प्लान ए का एक्सेस मिलता है कि प्लान ए पे आप जाकर पिच कर सकते हैं फॉर फर्दर फंडिंग। ठीक है, अप टू $1 million। तो विनर कौन कौन है? इंडिया की तरफ से जिनाली मोदी। ठीक है, जिनाली मोदी, मोदी तो छाया हुआ है भाई सब जगह। जिनाली मोदी ने अपना स्टार्टअप जिसका नाम है बनोफी लेदर, उसके वजह से ये जीती है यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज। ठीक है, ये जिनाली मोदी जो जीती है बनोफी लेदर स्टार्टअप की वजह से। ये स्टार्टअप करता क्या है? ये जो बनाना क्रॉप वेस्ट होता है ना, उससे ये लोग लेदर का सामान बना लेता है। ठीक है, इससे केमिकल पोल्यूशन कम होता है, कार्बन एमिशन कम होता है, और वाटर यूज भी कम होता है। इसके बाद है जोसेफ जोसेफ नूथिरू। जोसेफ नूथिरू जो है वो कीनिया के हैं। इनका एक स्टार्टअप है हयापाक। इसकी वजह से, हयापाक की वजह से इनको मिला है चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज। ठीक है, ये जो है ना जोसेफ नूथिरो, इनका जो स्टार्टअप ये हयापाक करता क्या है? एक फूल है जिसका नाम है इन्वेजिव वाटर हाइसिंथ। ठीक है, ये फूल है, तो फूल से ही हम लोग पैकेजिंग बना रहे हैं, उस फूल से हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का अल्टरनेटिव बना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको भी अवार्ड दिए हैं, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट को लेकर के क्या भयंकर काम किया हुआ है। ठीक है, इसका तीसरा है न्योमी फ्लोरिया, ये यूएसए के हैं। इसका स्टार्टअप है, इनोवेशन है साइक्लियो। ठीक है, ये जो साइक्लियो नाम का स्टार्टअप है, ये क्या करता है? जो ग्रे वाटर होता है ना, उसको ये लोग वापस से ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो भयंकर काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से जिनाली मोदी, कीनिया की तरफ से जोसेफ नुथिरू, और यूएसए की तरफ से नोमी फ्लोरिया। ठीक है, चलो इन लोग को मिला है यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज।
आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अब स्टेट न्यूज़ में समझते हैं कि क्या-क्या न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क दिया, हाँ स्टार मार्क दे दिया था। अब देखो यहाँ पर एम्स दिल्ली जो है इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नेवर अलोन ऐप। इसके अंदर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है? आपके साथ हमेशा ये ऐप रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या है ना, आपको मेंटल हेल्थ और वेलनेस के लिए एक एआई साथी के तौर पे एक ऐप दिया गया है। जो ऐप है आपका मेंटल हेल्थ को स्क्रीन करेगा एट रेट ऑफ 70 पैसा पर स्टूडेंट, और इसको आप व्हाट्सएप से भी एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए ये जो ऐप है, ये इसका नाम भी है नेवर अलोन। आपको कभी अकेला छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है? आपका मेंटल हेल्थ को बुरा होने ही नहीं देंगे। आप सिर्फ 70 पैसा दो और आपका मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग कर देंगे। हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? ऐसा प्रॉमिस कर रहा है। इसका चंडीगढ़ जो है वो इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको, ठीक है? इसका यूपी जो है इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क इन खुर्जा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ पर है? तो आपको बोलना पड़ेगा खुर्जा, उत्तर प्रदेश। ये सिरेमिक वेस्ट पार्क क्या होता है? देखो, ऐसा पार्क जो कि सिर्फ सिरेमिक वेस्ट से बना हो। सिरेमिक वेस्ट का मतलब जो टाइल्स होता है ना, टाइल्स, मार्बल टाइल्स, जो टाइल्स होता है उसको अगर वही सिरेमिक ही होता है एक तरह से, तो वही जो है सिरेमिक वेस्ट से हम लोग एक एंटायरली एक पार्क बनाए हैं। तो वर्ल्ड का ये पहला पार्क है, इंडिया का भी नहीं, वर्ल्ड का पहला पार्क है मेड एंटायरली फ्रॉम सिरेमिक वेस्ट। इसको 5 करोड़ का कॉस्ट पे बनाया गया है, ठीक है? अंडर द अनोखी दुनिया प्रोग्राम बाय यूपी, ठीक है? तो ये हो गया। इसका अगला देखो, यूपी ने ही एक इंटरनेशनल ट्रेड शो कंडक्ट कराया है ग्रेटर नोएडा में। इसका 3 ऑब्जेक्टिव है, इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। इसके अंदर जो पार्टनर कंट्री है वो है रशिया, और थीम रखा गया है अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर, ठीक है? तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है ग्रेटर नोएडा में, जहाँ का पार्टनर कंट्री था रशिया, और थीम है अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर, ठीक है? इसका बिहार गवर्नमेंट जो है वो बेरोजगारी भत्ता दे रहा है 1,000 रुपये का। ऐसा अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स जो कि अनएम्प्लॉयड है, तो 2 साल के लिए उनको 1,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, ठीक है? अब बिहार गवर्नमेंट ये देने वाला है। तो बिहार गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1,000 टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, ठीक है? चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग। अभी जो टोल टैक्स आपका लगता है, तो फास्टैग के थ्रू टोल टैक्स आपका लगता है, लेकिन अब जो है इंडिया इस तरह का टोल सिस्टम लाया है जो कि आप गाड़ी चलते रहेगा, आपको रुकना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका टोल कट जाएगा, ठीक है? तो मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है? टू प्रोवाइड सीमलेस एंड बैरियर फ्री टोलिंग एक्सपीरियंस। तो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने साइन किया है एग्रीमेंट विद आईसीआईसीआई बैंक टू इम्प्लीमेंट द कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम एट चोरियासी फी प्लाजा इन गुजरात। तो गुजरात में स्टार्ट हुआ है, और वहां पर जो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट अथॉरिटी है प्लस आईसीआईसीआई बैंक, इन लोग दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इंडिया जो है अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम ऑपरेशनलाइज कर दे, ठीक है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? आधा स्टार वाला इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक है। लार्ज, इसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल, ठीक है? इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ बना है? ये मुंबई में बना है। इसका नाम क्या है? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ठीक है? ये टर्मिनल है, इसमें 1 मिलियन पैसेंजर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, साथ में 5 क्रूज शिप्स को साइमल्टेनियसली हम लोग अकोमोडेट भी कर सकते हैं, इतना जगह है। इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ठीक है? इसके बाद अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया गया है अहिल्या नगर, इन द ऑनर ऑफ अहिल्याबाई होलकर। ये जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है, ये है कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में, ठीक है? पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट, कहाँ पर? असम का गोलाघाट में। तो असम का गोलाघाट में गोल गोल बैम्बू जो होता है उससे हम लोग बायो इथेनॉल निकालने के लिए प्लांट बनाए हैं, एक फैक्ट्री सेटअप की है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट बन गया इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल। बस आगे बढ़ते हैं। इसका डिफेंस का कुछ न्यूज है। एक डिफेंस एक्सरसाइज हो रहा है, युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और यूएस के बीच में है। इंडिया और यूएस का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ठीक है? अब इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। तो कोस्ट गार्ड का ग्लोबल समिट जो है 2027 में इंडिया होस्ट करने वाला है। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड का 50th एनिवर्सरी हो चुका है, ठीक है? इसीलिए ये न्यूज जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग एक
स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो मोरक्को में खुल रहा है। ठीक है, यानी कि डिफेंस का सामान हम लोग बनाएंगे लेकिन विदेश में बनाएंगे। कौन सा देश में बना रहे हैं हम लोग? मोरक्को में बना रहे हैं। तो इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुला है मोरक्को के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। इसका साइंस एंड टेक न्यूज देखते हैं। ठीक है, सेरेबो, सेरेबो जो है वो इंडिजीनियस ब्रेन टूल है। मतलब क्या है, एक बंदूक जैसा है सेरेबो, समझे? वो ऐसे करके चेक कर लेता है कि कोई ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है, या ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया है आपके दिमाग के अंदर, वो चेक कर लेता है। ठीक है, जहाँ पर सिटी स्कैन एमआरआई मशीन नहीं है तो वहाँ पर ये वाला जो मशीन है सेरेबो, ये जाकर चेक कर लेगा। ठीक है, तो सेरेबो एन इंडिजीनियस हैंड हेल्ड पोर्टेबल डायग्नोस्टिक टूल डेवलप्ड बाय आईसीएमआर विद एम्स भोपाल, निमहंस बैंगलोर एंड बायोस्कैन रिसर्च टू प्रोवाइड लो कॉस्ट रैपिड रेडिएशन फ्री डायग्नोसिस फॉर ड्रामेटिक ब्रेन इंजरीज। ठीक है, स्पेशली वेयर सिटी स्कैन एमआरआई एक्सेस इज लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद रशिया का एक वैक्सीन है जो कि ये दावा करता है कि 100% कैंसर को हटा दिया जाएगा। उस कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? एंट्रोमिक्स, नहीं, एंट्रोमिक्स, एंट्रोमिक्स। ठीक है, इंटेरोमिक्स, इंटरोमिक्स। ठीक है, तो ये वैक्सीन का नाम है जो कि 100% एफिकेसी शो किया है इन अर्ली ट्रायल्स। ये जो एंट्रोमिक्स है ना, ये 4 हार्मलेस वायरस को इस्तेमाल करता है और टारगेट करता है कैंसर सेल पे। ठीक है, जब आप एंट्रोमिक्स को लेते हो तो 4 वायरस भी आपके अंदर बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसका आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। ये जो 4 वायरस है ये मिल करके आपका उसको खा लेता है, क्या बोलते हैं उसको, कैंसर के सेल को खाने लगता है, जो कहाँ कैंसर कीटाणु को खाने लगता है। ठीक है, तो ये रसिया का कौन सा है उसको याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद बैंकिंग न्यूज के अंदर जीएसटी 2.0 अनवील हुआ है। ठीक है, जीएसटी 2.0 के अंदर 2 स्लैब स्ट्रक्चर बनाया गया है। 2 स्लैब स्ट्रक्चर, पहले 4 स्लैब हुआ करता था, अब 2 स्लैब में इसको बदल दिया गया है। एक 5% का जीएसटी लगेगा, एक 18% का जीएसटी लगेगा। 5% लगेगा फॉर इसेंशियल प्रोडक्ट्स और 18% लगेगा फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, साथ में एक 40% का स्पेशल स्लैब स्टार्ट किया गया है फॉर सुपर लग्जरी एंड सिन गुड्स। ठीक है, सुपर लग्जरी मतलब कि हम प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं तो वहाँ पर 40% का हम लोग को जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कि और कुछ भयंकर भयंकर सामान ले रहे हैं, दारू खरीद रहे हैं, टोबैको खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर 40% का हम लोग का जीएसटी लग जाएगा। जनरली जो है जीएसटी हम लोग 2 रेट में देने वाले हैं, एक 5%, एक 18%। लेकिन तीसरा स्पेशल कैटेगरी आया है 40% का, जहाँ पर जो सिन गुड्स है, जो खराब गुड्स है, उस पर हम लोग लगाएंगे जीएसटी 40% का। और जो सुपर लग्जरी फूड है, जो सुपर लग्जरी सामान है, बहुत महंगा सामान है, वहाँ पर 40% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, या पिंक टैक्स से बात करते हैं। पिंक टैक्स क्या है? पिंक टैक्स क्या हो, जो वुमेन पे हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पिंक टैक्स। ठीक है, अभी क्या हो रहा था ना, देखो मेरे पास एक आईफोन है और एक एंड्रॉइड फोन है। ठीक है, तो उस मैंने क्या किया कि आईफोन का मैं कवर ऑर्डर करने के लिए फ्लिपकार्ट में गया। जब मैं आईफोन में गया तो वो 180 रुपीज़ दिखा रहा है। ठीक है, और वही मैं सोचा कि थोड़ा सा अपना एंड्रॉइड फोन से देखता हूँ। एंड्रॉइड से देखा तो उसका ही प्राइस 140 था, तो 40 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस था। ठीक है, आईफोन में 40 रुपए महंगा दिख रहा था, सेम सा सामान, सेम सामान। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ कुछ ऐसा आइटम होता है ना, जो बॉयज को यानी मेन को कम दाम में मिलता है लेकिन वुमेन को ज्यादा दाम में मिलता है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है ना वुमेन के लिए, वुमेन मार्केट प्रोडक्ट के लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पिंक टैक्स, पिंक टैक्स, पिंक टैक्स। ठीक है, इट रेफर्स टू द एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज फॉर प्रोडक्ट्स मार्केटेड स्पेसिफिकली टू वुमेन। ठीक है, कंपेयर टू सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मार्केटेड फॉर मैन। ठीक है, इसके बाद यूपीआई नाउ जो है, इसके बाद यूपीआई जो है वो कतर में अब एक्सेप्ट होने लगा है। कतर में एक कतर ड्यूटी फ्री नाम का एक कंपनी है। ठीक है, कतर ड्यूटी फ्री इस नाम का कंपनी है, ये पहला मर्चेंट बना है जो कि यूपीआई एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे ना, जब कतर ड्यूटी फ्री वाले शॉप के अंदर जाओगे, वहाँ पर कुछ भी सामान आप खरीदोगे, वो आपको ड्यूटी उसमें नहीं लगता है, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। तो मान लो आप सामान कोई खरीद रहे हो तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, आपका अकाउंट से पैसा कटेगा और वो ऑटोमेटिकली कतर का जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट होकर के मर्चेंट के पास चला जाएगा। तो नाउ इंडियन ट्रैवलर कैन यूज यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, यूपीआई फॉर सीमलेस डिजिटल ट्रांजेक्शन अक्रॉस कतर। ठीक है, इसके बाद थॉमस कुक इंडिया, ये थॉमस कुक इंडिया है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है ब्लिंकिट के साथ और डिलीवर कर रहे हैं बॉर्डरलेस मल्टी करेंसी कार्ड्स। ठीक है, तो डोर स्टेप डिलीवरी दे रहे हैं बॉर्डरलेस मल्टी करेंसी कार्ड्स, इसीलिए
थॉमस कुक इंडिया ने पार्टनरशिप किया है ब्लिंकिट के साथ, ठीक है। वो वाला मीम देखे हैं, बोलता है ना, मम्मी मम्मी डांटोगी नहीं ना, डांटोगी नहीं ना, हम ब्लिंकिट से कुछ मंगा रहे हैं, यही वाला। तो ब्लिंकिट से हम मंगा रहे हैं क्या, मल्टी करेंसी कार्ड मंगा रहे हैं। देखो आप नेशनल न्यूज देखते हैं, तो इंडिया का पहला इंडिजिनस स्पेस प्रोसेसर बनाया गया है, जिसका नाम है विक्रम 32 चिप। तो विक्रम 32 चिप नाम का एक इंडिजिनस स्पेस प्रोसेसर बनाया गया है। देखो प्रोसेसर क्या काम करता है, प्रोसेसर कैलकुलेशंस करता है, ठीक है, हैवी वर्कलोड को मैनेज करता है। एक प्रोसेसर या फिर सेमीकंडक्टर चिप, ये क्या करता है, यही काम तो करता है। ये आपके मोबाइल के अंदर भी वो चिप है, वही कैलकुलेशन वगैरह करता है, आपके मोबाइल को हैंडल करता है, ठीक है। जो भी फंक्शन है उसको हैंडल करने वाला सामान तो प्रोसेसर होता है। तो जो स्पेस प्रोसेसर होता है, जो कि स्पेस में हम लोग सैटेलाइट को काम करने में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेस प्रोसेसर। तो ये जो चिप है, ये जो प्रोसेसर है, ये हमेशा हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि ये बढ़िया होना चाहिए। स्पेस प्रोसेसर अगर खराब होता है ना, ठीक नहीं होता है। नॉर्मल प्रोसेसर जो होता है ना, वो ठीक हो जाता है, लेकिन स्पेस प्रोसेसर ठीक नहीं होता है। तो हम लोग जो है वो रिलाई करते थे बाहर के चिप पे, बाहर का प्रोसेसर पे, स्पेस प्रोसेसर पे। लेकिन अब जाकर के इंडिया का अपना इंडिजिनस स्पेस प्रोसेसर बन गया है। ये इंडिया का पहला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। तो इसरो का एक लैब है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, इन्होंने इसको डिजाइन किया है और बनाया है, ठीक है। ये कंट्री का पहला फुल्ली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब स्पेस प्रोसेसर है। इसके बाद बिल्डिंग का जियो टैगिंग होने वाला है अगले सेंसस में, जो सेंसस होने वाला 2027 के अंदर, उसके अंदर हम लोग पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जियो टैगिंग ऑफ ऑल बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। जब भी मान लो कि हम लोग हाउस लिस्टिंग करेंगे ना, सारा घर का जब जानकारी लेंगे, तो सारा घर को हम लोग जियो टैगिंग करेंगे, ठीक है। मतलब कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से एक्यूरेटली मालूम चलेगा कि कौन सा घर कहाँ पर है। तो जियो टैगिंग होने वाला है सेंसस के अंदर, ठीक है। इसके बाद नमो भारत जो है, ये इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन बन गया है। इससे पहले तो वंदे भारत था, अब बन गया नमो भारत। नमो भारत ट्रेन ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर ऑन द 55 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। तो आरआरटीएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ठीक है, आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो इसके अंदर नमो भारत जो है वो इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन बन गया है, ठीक है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आरआरटीएस इंपॉर्टेंट है। इसका आपसे पूछ लेगा कि आर का मतलब क्या है, सेकंड आर का मतलब क्या है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर स्टार मार्क कर देते हैं। इसके बाद मुखी एट कुनो, ठीक है, बिकम्स फर्स्ट इंडिया बॉर्न चीता टू रीच अडल्टहुड। देखो हम लोग कुछ समय पहले 2023 में हम लोग बहुत सारा चीता लेकर के आए थे नाइजीरिया से, है ना, सॉरी नामीबिया से। तो नामीबिया से हम लोग बहुत सारा चीता लेकर के आए थे। वो चीता से ही एक बच्चा हुआ है, एक फीमेल चीता बॉर्न हुआ है। जो फीमेल चीता है ये अडल्टहुड में चला गया है, यानी बड़ा हो गया है। उसी को लेकर के ये न्यूज है। उसका नाम रखा गया मुखी, ठीक है। जो हम लोग लेकर के आए थे ना चीता वहां से, नामीबिया से, उसका नाम था ज्वाला, और ज्वाला से ही मुखी जन्म ली है, ठीक है, ज्वालामुखी। अरे भैंस की आंख, गजब नाम है इसका तो। ज्वाला से मुखी निकल के आया है, ज्वालामुखी। ये कूनो नेशनल पार्क में जन्म ली है। ये जो कूनो नेशनल पार्क है, उसको याद रखना कि ये है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक और नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया था शायद पिछले वीडियो में, वो कौन सा था, याद है तो बताओ, ठीक है। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बोलना पड़ेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है वो 13th कंट्री बन गया है टू इशू OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट, ठीक है। OIML का पहले फुल फॉर्म आप देख लो, बहुत अजीब फुल फॉर्म है। OIML का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। आप देखो टैक्सी का मीटर होता नहीं है, टैक्सी का मीटर, वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। वो क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मान लो कि कोई दूसरा चीज है जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं। बहुत सारा मेजरमेंट का टूल होता है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे मान लो कि आप ऐसे तराजू देखते हैं, तराजू, उसमें भी कुछ हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो मान लो कि आप 1 kg को मेजर कर रहे हैं, या फिर 3 kg को मेजर कर रहे हैं, या फिर मेजरमेंट का एक मान लो कि एक पैड है जिसमें आप सामान रख करके मेजर कर रहे हैं। तो जो मेजरमेंट के लिए जो टूल होता है, मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका तो सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर मान लो कि एक ऐसा हम बनाए हैं मशीन, इसमें अगर आप 1 किलो डालोगे ना, तो वहां पर दिखाएगा कि 2 किलो हो गया, और हम इसको बेच रहे हैं सब जगह।
तो ऐसा तो काम बनेगा नहीं। तो जो भी ऐसा कंपनी है जो कि वेट करने के लिए मशीन बनाता है, वेइंग मशीन बनाता है, तो उसको टेस्टिंग कराना पड़ता है कि वो स्टैंडर्ड से मेंटेन है कि नहीं है। वो टेस्टिंग इंडिया में होता ही नहीं था, वो विदेश में होता था। तो विदेश में टेस्टिंग करा करके लाता था और फिर बेचता था। उसमें क्या होता था, टाइम लगता था, एडिशनल कॉस्ट लगता था। अब जो है ना, ये सर्टिफिकेशन सिस्टम इंडिया में आ गया है। यानी कि अब जो है, जो भी वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम लोग इंडिया में ही उसको सर्टिफाई कर सकते हैं और स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं और हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया ऐसा करने वाला 13 कंट्री है टू इशू OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रीवियसली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैड टू अंडरगो टेस्टिंग इन अदर कंट्रीज टू ऑब्टेन दिस सर्टिफिकेशन, इन इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट एंड टाइम डिले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों के पास सर्टिफिकेशन सिस्टम आ गया है, आराम से हम लोग सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कॉस्ट भी कम होगा और साथ में टाइम डिले भी नहीं लगेगा। इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग, इन्होंने लॉन्च किया है AI बेस्ड ऑडिट सिस्टम फॉर बेटर ओवरसाइट। ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेकिंग करना। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, वो एक डिजिटल पोर्टल बनाया है। ठीक है, और इसको लॉन्च करने वाला है। पोर्टल का नाम क्या है, कैग कनेक्ट। ठीक है, ये जो कैग कनेक्ट है ना, ये पोर्टल में क्या होगा कि जो भी ऑडिटी एंटिटी है जिसका हम लोग ऑडिट करने वाले हैं, वो लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर सकता है ऑडिट क्वेरी को लेकर के। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को लेकर के, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को लेकर के। ठीक, मतलब मान लो कि कुछ ऐसा ऑडिट में प्रॉब्लम दिख रहा है और ऑडिट में लग रहा है कि ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना, जो कंपनी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं वो उसका बारे में जानता हो कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो वो बता देगा। वो डायरेक्टली जब बता देगा तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएगा, कैग कनेक्ट के प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो कैग को ये मालूम चल जाएगा। तो कैग ने एक डिजिटल पोर्टल बनाया है जिसका नाम है कैग कनेक्ट, जिसकी मदद से 10 लाख ऑडिटी एंटिटीज को ये ऑप्शन मिल जाएगा कि वो लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर सकता है ऑडिट क्वेरी का, ऑब्जर्वेशन का, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स का। ठीक है, इसके बाद निमहंस जो है, निमहंस का मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। निमहंस जो है, इन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान। ये जो आयुष्मान है, ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है जो कि इनहेंस करेगा इंटीग्रेटिव मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ वेलबींग। तो मतलब यहाँ पर निमहंस क्या बोल रहा है कि देखो, मेंटल हेल्थ के लिए ना आपको बहुत तरीके का इंटीग्रेटिव मेडिसिन लेना पड़ेगा। जैसे कि आयुर्वेदा भी आप लो, साथ में आप योगा भी करो। ठीक है, और साथ में आप बाकी भी जो नॉर्मल खाना होता है, नॉर्मल सब्जी होता है, वो सब भी खाओ और साथ में मेडिसिन वगैरह भी खाओ। मतलब कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन लो, तब जाके आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ये कहना है यहाँ पर। तो निमहंस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और साथ में मिलकर लॉन्च किया है आयुष्मान। इसका मैस्कॉट है स्वस्थ मान, एलिफेंट सिंबलाइजिंग विजडम एंड हेल्थ। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है, इसमें पब्लिक अवेयरनेस फैलेगा अबाउट द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन कंबाइनिंग आयुर्वेदा, योगा एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस इन ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैग इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि नाम क्या है इस पोर्टल का, तो कैग कनेक्ट नाम है इस पोर्टल का। ठीक है, इसके बाद इंडिया बिकम 13 कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार देख रहे हैं कि सभी कुछ इंपॉर्टेंट भी बन जा रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज है। इंटरनेशनल न्यूज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है H1B वीजा का न्यूज। अभी ट्रंप सरकार ने क्या किया है, H1B वीजा पे $1 लाख का चार्ज लगा दिया है। इसके वजह से जो इंडियन टेक कंपनीज है, जैसे कि विप्रो, TCS, इन्फोसिस, इनका कॉस्ट बहुत बढ़ गया है और कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये बहुत सारा ले ऑफ कर रहे हैं। तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इंडिया के अंदर। तो इसीलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द सेम टाइम ट्रंप ने ये काम किया है तो चाइना इसका बेनिफिट उठाना चाहता है। तो चाइना ने क्या किया है, के वीजा लॉन्च कर दिया है। बोला कि अगर ठीक है, उधर H1B वीजा में प्रॉब्लम हो रहा है तो इधर चाइना आ जाओ, यहाँ पे के वीजा मिल रहा है। ठीक है, समझते हैं इस पूरा वीजा का कॉन्सेप्ट को, समझते हैं तब यहाँ और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कहानी के तौर पे समझते हैं, केस स्टडी समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो कि एक कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है, अब इन्फोसिस जो है, ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना के दिया है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बना के दिया है यूएसए का एक कंपनी को। ठीक है, यूएसए का एक कंपनी को ये दिया है कोई सॉफ्टवेयर बना करके, तो यूएसए इसको कुछ पैसा देगा। ठीक है, तो यूएसए मान लो इसको पैसा देने वाला है $1,40,000। ठीक है, $1,40,000 देने वाला है। ठीक है, तो इन्फोसिस यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। अब ये जो सॉफ्टवेयर बना के दिया है ना यूएसए को, ये सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बीच बीच में इसमें चेकिंग करना पड़ेगा, अपडेट डालना पड़ेगा, बग्स को फिक्स करना पड़ेगा। तो इन्फोसिस को ना किसी न किसी आदमी को वहां पर
रखना भी पड़ेगा यूएसए का उस कंपनी के अंदर। तो मान लो यूएसए का कंपनी है एडीसी, तो एडीसी में कुछ अपना आदमी को रखना पड़ेगा इन्फोसिस को, ताकि ये जो अपना आदमी है ये सॉफ्टवेयर को देखते रहे, इसका मेंटेनेंस करते रहे, बग्स को फिक्स करते रहे, ठीक है, ऐसा करना करेगा। अब यहाँ जो ये जो बंदा है, 2 बंदा को भेजा गया है इन्फोसिस के द्वारा, तो यूएसए बोलता है कि कोई भी बंदा अगर आएगा तो उसको H1B वीजा लेना पड़ेगा, और H1B वीजा के लिए ना उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लो 2 आदमी को भेजे हैं, दोनों आदमी को पहले $5000 करके देना पड़ता था, ठीक है, कुछ समय पहले की बात है, $5000 देना पड़ता था। अभी सरकार क्या बोला है, ट्रम्प सरकार, कि $5000 नहीं, अब $1,00,000 दो, सॉरी $1,00,000 दो, हाँ, अब 5000 नहीं, $1,00,000 देना पड़ेगा हर एक आदमी के आने पे। तो $1,00,000 मांग रहा है ट्रम्प सरकार। तो इन्फोसिस को तो अब कॉस्ट लगेगा। पहले क्या लगता था, मान लो 3 आदमी को भेजा है, तो पहले कितना कॉस्ट लगता है इसको, $15,000 लगता है, तो $15,000 इसको लगता है। मान लो कि इन्फोसिस को दूसरा कॉस्ट लग रहा था, तो वो लगता मान लो कि $85,000 लगता। तो यहाँ पर इन्फोसिस पहले कितना कमा रहा था, पहले कमा रहा था $40,000 कमा रहा था, है ना, $40,000 कमा रहा था पहले। लेकिन अब क्या हुआ, अब सेम चीज देखते हैं, अब क्या हुआ, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, अब क्या हुआ देखते हैं। देखो अब क्या हुआ, अब जो है इन्फोसिस को ज्यादा कॉस्ट लगेगा, ये पहले $15,000 लग रहा था ना, अब इसको $3,00,000 लगेगा, है ना, क्योंकि 3 जन गया है, $3,00,000 लगेगा। तो भाई इसको तो अपने प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये क्या करेगा, इसको तो लॉस होने लगा, तो लॉस होने लगा, तो इन्फोसिस बोले थोड़ी बोलेगा कि यहाँ पर हम आदमी को भेजेंगे, बोले एक आदमी गया है बस उतने में चलो रहने दो, सबसे तेज तेज आदमी को भेज दो और बाकी आदमी वहां पर अरेंज हो जाएगा, ये करेगा। यूएसए भी यही चाहता है कि यूएसए का आदमी ही वहां पर जाकर के काम करे, दूसरा देश का आदमी आकर ना काम करे। अब चाइना क्या बोल रहा है, ठीक है यूएसए ऐसा बोल रहा है ना कि बाहर से आदमी को नहीं लाएंगे, बाहर से टैलेंटेड बंदा को नहीं लाएंगे, तो चाइना बोल रहा है कि क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, क्योंकि अगर यूएसए में नहीं जाने दे रहा है ना तुमको आदमी लोग, तो चाइना में आ जाओ। तो अगर मान लो कि चाइना का कोई कंपनी में तुम भेजते हो आदमी या कोई बंदा, तो वो बंदा के लिए आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर आप आराम से प्रॉफिट कमाओ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस जो है वो यूएसए को छोड़ करके चाइना आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये चाइना कर रहा है, ठीक है, ये कहानी है, ये पूरा का पूरा कहानी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो है, इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया है जिसमें $1,00,000 यानी कि 88 लाख फी चार्ज कर रहे हैं ऑन H1B वीजा स्पॉन्सरशिप, ड्रामेटिकली रेजिंग द कॉस्ट फॉर यूएस फर्म्स हायरिंग फॉरेन स्किल वर्कर्स, ठीक है, इट विल बी ए वन टाइम पेमेंट इम्पोज ओनली ऑन न्यू एप्लीकेट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटर मिसयूज, इंश्योर ओनली हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स आर हायर्ड एंड प्रोटेक्ट अमेरिकन वर्कर फ्रॉम वेज डिस्प्लेसमेंट, यानी अमेरिकन वर्कर्स को भी काम मिले, इसीलिए ये वाला सिस्टम लेकर के आया है ट्रम्प सरकार, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, कॉस्ट बैरियर। इंडियन आईटी कंपनीज जो है जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, जो कि लार्जेस्ट H1B यूजर है, उन लोगों को कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, कॉम्प्लायंस कॉस्ट, ठीक है। और इंडिया जो है वो 71% ऑफ ऑल H1B होल्डर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हायर फीस होगा वो अपॉर्चुनिटीज को भी कम कर देगा, ठीक है। बस यही था सीनरी मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर समझाया हुआ सीनरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। ट्रम्प का रूल से पहले क्लाइंट जो है वो इन्फोसिस को मान लो 1,40,000 का पेमेंट कर रहा है, और इन्फोसिस को 80,000 का एम्प्लॉय कॉस्ट लग जा रहा है और 5,000 का वीजा कॉस्ट लग जा रहा है, तो इसको 55,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है, 1,40,000 ही क्लाइंट पे कर रहा है, लेकिन H1B वीजा जो है ना, उसके लिए $100 लाख रुपया खर्चा करना पड़ रहा है इन्फोसिस को, और सैलरी तो उतना ही देगा, $80,000। तो यहाँ पर मिलजुल करके इन्फोसिस का कॉस्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से इन्फोसिस का लॉस हो गया, ठीक है। इन्फोसिस तो लॉस नहीं चाहेगा, तो वो और डिमांड करेगा पैसा, और डिमांड करेगा, तो जो अमेरिकन कंपनी है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अमेरिका वाला बोलेगा कि भग साला, इसके से हम ऐप बनाएंगे ही नहीं, हम अपना देश में से किसी से ऐप बनवा लेते हैं, कम दाम लगेगा, है ना। इस तरह से ट्रम्प जो है वो दिमाग में कुछ इसका खिड़पिड़ चला है और ये काम किया है। चाइना जो है वो के वीजा लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट अमिड H1B क्रैकडाउन, ठीक है। चाइना बोल रहा है कि हम लोग एक नया इंट्रोड्यूस करेंगे के वीजा, ठीक है, जिसमें हम लोग यंग इंटरनेशनल प्रोफेशनल को बुलाएंगे, यंग इंटरनेशनल प्रोफेशनल इन स्टेम कैटेगरी,
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड। स्टेम कैटेगरी का ना बहुत डिमांड है हर एक कंट्री में। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स हर एक कंट्री में डिमांड है, क्योंकि अभी के जो जेनजी हैं या फिर जो आगे जनरेशन आ रहे हैं, वो लोग साइंस रिसर्च में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, और हम लोग को अगर ग्रो करना है आगे इन फ्यूचर में, कंट्री को डेवलप कराना है, तो साइंस और रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो डिसीजन है, ये जो मूव है, डिस्करेज कर देगा ग्लोबल टैलेंट फ्रॉम गोइंग टू अमेरिका। मतलब अमेरिका में जो भी टैलेंट जा रहा है ना, उसको डिस्करेज करेगा और चाइना में खींच के ले आएगा। ठीक, सिंपल है यार, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, चाइना का के वीज़ा का कुछ की फीचर है, जैसे यहाँ पर कोई जॉब ऑफर जरूरी नहीं है कि जॉब ऑफर आपके पास होगा तभी आपको हम लोग वीज़ा देंगे, नहीं, आप आ करके सीधा अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक, इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री होना चाहिए स्टेम के अंदर, फिर आप आराम से अप्लाई करो और आ जाओ। ठीक है, होल्डर्स कैन फ्रीली इंगेज इन रिसर्च, स्टार्टअप्स, बिजनेस और कल्चरल प्रोजेक्ट्स, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल एम्प्लॉयर। ठीक है, चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या न्यूज़ है, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्ट हुआ है, इसका नाम क्या है, सेबेस्टियन लेकुर्नु। ठीक है, सेबेस्टियन लेकुर्नु जो है वो बन गया है फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद 18th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंक्लूजन हुआ है, जिसका होस्ट था शारजा यूएई। इसका थीम रखा गया था वी आर इंक्लूजन। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस इज हेल्ड इन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। इस कांग्रेस में क्या चीज के बारे में बात हुआ, तो ये जो कांग्रेस है इसमें की ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बात हुआ, जैसे कि इनइक्विटीज इन पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है वो एज ए मेंबर इलेक्ट हो गया है ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी। देखो इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस मतलब क्या हो गया, अलग अलग देश मिल करके एक कमेटी बनाया है। ठीक है, एक कमीशन बनाया है, इंटरनेशनल पुलिस कमीशन ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये जो इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस है, इसके अंदर है ना अलग अलग देश का पुलिस लोग आपस में बात करता है। मान लो कि एक 30 खा है, ठीक है, एक चोर है जो कि हर एक देश में जाकर चुरा करके भाग जा रहा है पैसा, या फिर डाका डाल दे रहा है, या फिर गोली वोली मार दे रहा है, हाँ क्रिमिनल वाला काम कर रहा है, तो सारे देश को तो आपस में मिलना पड़ेगा ना, तभी ना उसको पकड़ा जा सकता है। तो जो आपस में बहुत सारा देश का जो पुलिस लोग मिलता है ना, वो कहाँ मिलता है, इंटरपोल के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इंटरपोल वाज एस्टैब्लिश एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ड्यूरिंग सेकंड इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस इन वियना। ठीक है, ये जो इंटरपोल है ये अलग अलग रीजन का भी है। तो अभी जो है इंटरपोल एशियन कमेटी बना है 2025 से लेकर के 29 तक, और वहां पर इंडिया जो है वो मेंबर बन गया है। ठीक है, तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी फॉर द टर्म 25-29 ड्यूरिंग द 25th इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सिंगापुर। अब जो इंडिया है वो आईसीएओ काउंसिल के अंदर री इलेक्ट हुआ है एज ए मेंबर। ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग मैंडेट। ये आईसीएओ क्या है, तो यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काउंसिल है उसका पार्ट 2 के अंदर इंडिया ने री इलेक्शन कर लिया, मतलब री इलेक्ट हो गया है इंडिया। तो इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द पार्ट 2 ऑफ काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये क्या काम करता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पार्ट 2 ऑफ द काउंसिल जो है उसमें वो स्टेट्स रहते हैं जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर इंटरनेशनल सिविल एयर नेविगेशन। तो इंटरनेशनल सिविल एयर का जो नेविगेशन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करने वाला जो आदमी होता है या कंट्री होता है उसको ही हम लोग पार्ट 2 के अंदर रखते हैं। अब इंडिया जो है वो पार्ट 2 के अंदर आ गया है। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है आईआईटी मद्रास को एज यूनाइटेड नेशन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर में कुछ इंपॉर्टेंट था, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इंटरपोल एशियन कमेटी भी इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो इंडिया ने नॉमिनेट किया है आईआईटी मद्रास को फॉर यूनाइटेड नेशन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जो है वो ओपन हो गया है टू ट्रैफिक, कहां पर, चाइना में। नाम क्या है, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। बोल रहा है कि हुआ जियांग तो हुआ जाम हो गया, हुआ जियांग। इसके बाद इलन मस्क को वर्ल्ड रिचेस्ट पद से हटा दिया गया है और वहां पहुंच गया है लैरी एलिसन।
तो एलन मस्क हैज लॉस्ट हिज टाइटल एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन टू लैरी एलिसन, द को फाउंडर ऑफ ओरेकल एंड एन एलाई ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये तो सलाह होना ही था। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, नॉर्मल है लेकिन याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद इधर तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, एलिसन्स वेल्थ सर्ज टू $393 बिलियन, सरपासिंग मस्क $385 बिलियन। मस्क की पीछे छूट गया। स्पोर्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। माधव गोपाल कमथ ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं टू विन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पहला इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में जीता है, माधव गोपाल कामत। नाम में ही कृष्ण जी छिपे हैं, बताओ। इसके बाद जैस्मिन लंबोरिया, ये जो जैस्मिन लंबोरिया है ये भी वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, बिकम्स 9th इंडियन बॉक्सर टू अचीव दिस फीट। ठीक है, 57 केजी फेदर वेट के अंदर इन्होंने ये जीता है। ठीक है, यूके के अंदर जीत करके आई है, तो इसका भी आप स्टार मार्किंग कर लो। इसके बाद आईसीसी जो है इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है फॉर वुमेन वर्ल्ड कप 2025। कैंपेन का क्या नाम है? विल टू विन। हमारा मन में है कि जीतना है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन जल्दी आने वाला है आपके लिए। आईसीसी जो है वो अपना फ्लैगशिप कैंपेन लॉन्च किया है, विल टू विन कैंपेन फॉर आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, चलो ये भी आप स्टार मार्क कर लो। इसके बाद सेंट्रल जोन जो है वो दिलीप ट्रॉफी जीता है आफ्टर 11 ईयर्स अंडर पटीदार। तो आरसीबी पहले जीता पटीदार के अंदर, और अभी पटीदार के अंदर ये दिलीप ट्रॉफी भी जीत गया सेंट्रल जोन। तो ये रजत रजत पटीदार है, ये तेरा लकी कैप्टन निकल गया, इसको इंडिया का कैप्टन बना दो दोस्त। ठीक है, रजत पटीदार जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कैप्टन रहा है। जो काम विराट कोहली 9 सालों में नहीं कर पाया था, 10 सालों में नहीं कर पाया था, वो काम रजत पाटीदार ने 21 साल में कर दिया है। ये इसका बड़ा किस्मत चंगा थी। ठीक है, रजत पाटीदार पहले तो ये आईपीएल जीते, इसके बाद फिर दिलीप ट्रॉफी भी जीते, यानी कि दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट का गेम है। ठीक है, सेंट्रल जोन ने हराया है साउथ जोन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेंट्रल जोन जीता है, हरा कौन, ये पूछ लेगा। ठीक है, और ये जो सेंट्रल जोन है इसका ये 7th वर्ल्ड दिलीप ट्रॉफी है। ठीक है, ये जो सेंट्रल जोन है ना ये 11 साल के बाद जीता है, बताओ। आरसीबी 18 साल के बाद जीता पटीदार के अंदर, मतलब रजत पटीदार की कैप्टनसी में, और यहाँ जो सेंट्रल जोन है ये भी 11 साल बाद जीता है दिलीप ट्रॉफी अंडर द कैप्टनशिप ऑफ रजत पटीदार। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं अगला न्यूज। स्मृति मंधाना जो है वो विराट कोहली का रिकॉर्ड को तोड़ दी है। विराट कोहली का रिकॉर्ड था फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का। ओडीआई में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया था किसी इंडियन ने, तो उसका नाम था विराट कोहली। 52 बॉल्स में इन्होंने बनाया था 100 रन। तो इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है, कि इन्होंने तोड़ा है, स्मृति मंधाना ने तोड़ा है। 100 रन इन्होंने बनाया है सिर्फ 50 बॉलों में ड्यूरिंग द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दोनों का जो फास्टेस्ट सेंचुरी है दोनों ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ही आया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद अर्शदीप सिंह जो है वो पहले इंडियन बन गए हैं टू रीच 100 T20I विकेट्स। ठीक है, तो पहले इंडियन हो गए। अर्शदीप सिंह से भी अच्छे अच्छे बॉलर थे, लेकिन उन लोग अभी तक 100 T20I विकेट तक पहुंचे नहीं है, लेकिन अर्शदीप सिंह पहुंचे हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलर इज द फर्स्ट इंडियन टू रीच 100 T20I विकेट्स, और आपको ऑप्शन में देगा जहीर खान, और ऑप्शन में देगा आपको जसप्रीत बुमराह, और फिर ऑप्शन में देगा आपको मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। आपको लगेगा कि अर्शदीप सिंह जो है वो तो नया नया आया ही है, ये थोड़ी जीता होगा, जसप्रीत बुमराह जीता होगा। ठीक है, यहाँ पर आप गड़बड़ करोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क दे दिया मैंने। इसके बाद अगला देखो, आईसीसी सस्पेंड्स यूएसए क्रिकेट मेंबरशिप ओवर गवर्नेंस इशू। तो यूएसए का क्रिकेट मेंबरशिप को आईसीसी सस्पेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी यूएसए का जो नेशनल टीम है वो अलाउड होगा टू पार्टिसिपेट इन आईसीसी इवेंट्स। ठीक, इसके बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डिफीट कर दिया है बाय 5 विकेट्स इन एशिया का फाइनल। अभी एशिया का फाइनल हो रहा था और इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था। पहले तो बहुत बवाल हो रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ था, और हम लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग खेलने लगे। तो खेलने लगे तो फिर खेलने लगे पैसा का चक्कर में, पैसा का चक्कर बाबू भैया, पैसा का चक्कर। तो इसीलिए इंडिया जो है
पाकिस्तान के साथ खेलने लगा और खेला तो खेला। एशिया कप के अंदर 3 बार भिड़ंत हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तीनों बार इंडिया ही जीता। फाइनल में भिड़ंत हुआ तो फाइनल में भी इंडिया जीता। तो ये 17th एशिया कप था जो यूएई में हो रहा था, और 9वीं बार यानी 9th टाइम इंडिया ने ये एशिया कप जीता है, वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, एशिया कप जीता है। सबसे सक्सेसफुल टीम यहाँ पर इंडिया ही है एशिया कप के अंदर। एशिया कप के अंदर जो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल है वो है श्रीलंका। जब मैच हुआ था ना, उसका फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन था? तिलक वर्मा। ठीक है, ऑब्वियस है, बहुत लोग जानते हैं, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये पूछेगा, कुलदीप यादव। ठीक है, बहुत न्यूज में चल रहा है, इसको आप भूलना नहीं, पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन का बात करते हैं। रविचंद्रन अश्विन जो है, ये पहले क्रिकेटर बनने वाले हैं, पहले इंडियन बनने वाले हैं इनफैक्ट, जो कि बीबीएल जाके खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया का बीबीएल होता है, जैसे कि इंडिया में आईपीएल होता है ना, वैसे ऑस्ट्रेलियन में बिग बैश लीग होता है, बिग बैश लीग। तो जो बिग बैश लीग है, वहां पर पहला इंडियन जाके खेलने वाला है, उसका नाम है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, इसके बाद टेनिस में मानस धमने जो है और ऋतुजा भोसले जो है, उन्होंने आईटीएफ टाइटल जीता है। तो मानस धमने डिप्यूटेड सेसर बोकलेघम ऑफ फ्रांस इन द फाइनल ऑफ $15,000 आईटीएफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, और ऋतुजा भोसले जो है, उन्होंने डबल्स टाइटल जीता है इन $60,000 वुमेन इवेंट इन फ्रांस विथ नेक्टा बेंस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद कुछ और भी न्यूज है, स्पोर्ट्स न्यूज, उसको भी देख लेते हैं। दिल्ली टू होस्ट नेक्स्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन अगस्त 2026। तो नेक्स्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाला दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा इसको, दिल्ली इसको होस्ट कर रहा है। इसके अंदर ही पीवी सिंधु ने जीता था और साइना नेहवाल ने जीता था। तो वही यहाँ पर वापस से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाला है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। कब? अगस्त 2026 में। इसके बाद सैमुअल उमिटी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फुटबॉल से एट द एज ऑफ 31। तो आपसे पूछेगा कि ये किस कंट्री के लिए खेलते थे, तो ही प्लेड फॉर फ्रांस, और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जिताया था 2018 के अंदर। ठीक है, इसके बाद हॉकी एशिया कप हो रहा था। यहाँ पर हमने देखे कि एशिया कप हो रहा था क्रिकेट का, अब जो है हॉकी का एशिया कप हो रहा था। हॉकी का एशिया कप मैन का भी हुआ और वुमेन का भी हुआ। तो वुमेन का बात करते हैं। तो जो वुमेन टीम था, वो लोग रनर अप रहा, मतलब फाइनल में हार गया। ठीक है, तो वुमेन हॉकी एशिया कप के अंदर वुमेन जो है, आखिरी मैच में, फाइनल मैच में चाइना से हार गई 1-4 का लॉस से। ठीक है, और इसकी वजह से जो टीम चाइना है वो चैंपियन बन गया, और उसका डायरेक्टली क्वालिफिकेशन हो गया 2026 का FYH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, जो कि बेल्जियम के अंदर होने वाला है और नीदरलैंड के अंदर होने वाला है। अब इंडिया को क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, तब जाकर के उसका सिलेक्शन होगा, तब जाकर वो क्वालिफाई करेगा फॉर दिस वर्ल्ड कप, FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, अब ये तो हो गया वुमेन के लिए, वुमेन का बात हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट था। अब मैन का बात करते हैं। मैन का भी हॉकी एशिया कप हुआ। तो मैन का जो हॉकी एशिया कप हुआ, यहाँ पर इंडिया जीत गया और कोरिया को हरा दिया। कैसे हराया? 4-1 से हराया। यानी इंडियन वुमेन हारी है तो 1-4 से हारी है, और इंडियन मैन जीता है तो 4-1 से जीता है। ठीक है, और जैसे ही इंडिया जीता है एशिया कप हॉकी टाइटल, तो इसकी वजह से ये नेक्स्ट ईयर का जो FIH वर्ल्ड कप होने वाला है, वहां पर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, ये जो एशिया कप हॉकी टाइटल हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था? बिहार के अंदर हो रहा था। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है वो फर्स्ट एवर नेशनल टीम भेजने वाला है टू पिकल बॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, जो कि यूएसए में होने वाला है, फ्लोरिडा में होने वाला है। इसके बाद राशिद खान जो है वो लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं T20I के अंदर। ठीक है, राशिद खान जो है ये अफगानिस्तान के बॉलर हैं, इंडिया में भी इनका बहुत नाम चलता है। ठीक, इसके बाद इंडिया ने डेवलप किया है रेयर रेफरेंस मटेरियल फॉर इनहेंस्ड एंटी डोपिंग टेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। तो हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर टेस्ट करते हैं ना कि किन्होंने ड्रग्स लिया है नहीं लिया है, तो उसको चेक करने के लिए इंडिया ने एक मटेरियल बनाया है। ठीक है, इसका नाम है RM, रेफरेंस मटेरियल। ये जो रेफरेंस मटेरियल है, ये मोस्ट प्यूरिफाइड और साइंटिफिकली कैरेक्टराइज फॉर्म्स है ड्रग सब्सटेंस का ऑफ देयर मेटाबॉलिट्स, इसेंशियल फॉर एक्यूरेट एनालिटिक टेस्टिंग। ठीक है, they are crucial for detection of over 450 substances that are currently prohibited by वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस न्यूज को भी आप स्टार मार्क कर रखो। इसके बाद राशिद खान वाला को भी स्टार मार्क कर रखो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इंडेक्स का बात करते हैं। अब कुछ
रिपोर्ट्स और कुछ इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं और हमारा काम बन जाएगा, फिर हम लोग समराइज करेंगे, है ना। 2 ही पेज बचा हुआ है। सबसे पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये 19th एडिशन है। इसमें 163 कंट्रीज को हम लोग एसेस किए हैं बेस्ड ऑन सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। ठीक है, सेफ्टी है कि नहीं है, कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है और कितना मिलिट्री वाला काम वहां पर हो रहा है, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि पीस कितना है। तो इट इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया का रैंकिंग है 115 और स्कोर है 2.229। ठीक है, लास्ट ईयर से इस ईयर में कोई चेंज नहीं आया है, जितना पहले पीस था उतना इस साल भी पीस है, तो अच्छा ही बात है। जबकि इस साल जो है हम लोग का लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था ना पाकिस्तान के साथ, फिर भी हम लोग पीस इंडेक्स के अंदर उतना ही स्कोर रखे हैं। इंडिया का कितना रैंक है? 115। 163 कंट्रीज के अंदर हम लोग का रैंक है 115, 115, बहुत खराब रैंक है। टॉप 3 पीसफुल कंट्री कौन कौन है? आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सबके पीछे लैंड है। ठीक है, 3 पीसफुल कंट्री एशिया के अंदर कौन कौन है? सिंगापुर, जापान, मलेशिया। ठीक है, इसके बाद 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिलीज किया गया है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। ये जो है इवेल्युएट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को और कंडीशंस को ऑफ 184 कंट्रीज। तो 184 कंट्रीज का इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस को ये इवेल्युएट करता है और ये देखता है कि उस देश में इकोनॉमिक डिसीजन लेना कितना आसान है। अगर मान लो कोई प्रोडक्शन करना चाहता है तो कितना आसानी से कर सकता है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कितना आसानी से कर सकता है, अगर कोई मान लो कि सप्लाई कराना चाहता है तो कैसे आसानी से कर सकता है। इकोनॉमिक फ्रीडम है कि नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने का फ्रेमवर्क है कि नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने का जो इंडिपेंडेंस है वो है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं 184 कंट्रीज का, और फिर हम लोग रैंकिंग देते हैं। इंडिया का रैंकिंग 128 है, यहाँ पर बहुत खराब है। और ठीक है, और स्कोर कितना है? 53 स्कोर है। ठीक है, दिस प्लेसेस इंडिया इन द मोस्टली अनफिट अनफ्री कैटेगरी, थोड़ा सा ज़्यादा फ्री नहीं है कि इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड, फिर ताइवान, लग्जमबर्ग, और इंडिया जो है 128 नंबर पे है। ठीक, इंडिया का स्कोर याद रखना 53 स्कोर है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये एनुअली पब्लिश होता है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 4-5 स्टार भी इसको लगा दो, कम ही पड़ेगा हमको लगता है। ठीक है, ये एनुअली पब्लिश होता है WTO के द्वारा टू एनालाइज ट्रेंड्स, पॉलिसी एंड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम फ्यूचर। 2025 में थीम क्या रखा गया है? मेकिंग ट्रेड एंड AI वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। यहाँ पर हम लोग ट्रेड के अंदर AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि AI जो है वो ग्लोबल ट्रेड को 34 से लेकर 37% बढ़ा सकता है, और जीडीपी को यानी ग्लोबल जीडीपी को 12 से 13% बढ़ा सकता है बाय 2040, अगर डिजिटल डिवाइड को हम लोग मैनेज कर लें और इंक्लूसिव पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लें तो। ठीक है, कुछ की हाइलाइट्स है इस रिपोर्ट का, उसको देख लेते हैं। पहला है AI फॉर ट्रेड मल्टीप्लायर। AI का हेल्प से हम लोग ट्रेड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम लोग 40% से बढ़ा सकते हैं ग्लोबल ट्रेड को बाय 2040। ठीक, इसके बाद है ग्लोबल जीडीपी गेन्स। इसके अंदर कहते हैं कि हम लोग जो है 12 से 13% जीडीपी राइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग AI का अडॉप्ट करने लगे। AI इनेबल्ड गुड्स ट्रेड, इसके अंदर हम लोग जो है चिप्स, सेमीकंडक्टर, सर्वर, इन सब का ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, और ये सब का ट्रेड तो बढ़ेगा ही, क्योंकि AI पे काम होगा तो चिप्स, सेमीकंडक्टर, इसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो इसका भी ट्रेड बढ़ेगा। डिजिटल डिवाइड, जो भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, तो ये लोग जो है वो मिस आउट कर सकता है अगर AI ज़्यादा काम करने के लिए आ जाए तो, क्योंकि AI के लिए आपको चिप्स लेना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा, वो तो खर्चीला आता है, वो तो महंगा आता है। तो यहाँ पर जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है वो लोग पीछे रह जाएगा। लेबर इम्पैक्ट, AI जो है बहुत तरीके का रूटीन कॉग्निटिव जॉब को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो डेटा का डिमांड बढ़ जाएगा, इंजीनियरिंग का डिमांड बढ़ जाएगा, और AI ओवरसाइट रूल्स बढ़ जाएगा। ठीक है, AI को चेक करने वाला रूल्स बढ़ जाएगा। रेगुलेशन का बात करते हैं। AI रिलेटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी बढ़ा है। 130 था पहले ट्रेड रिस्ट्रिक्शन AI को लेकर के, अब वो बढ़ करके हो गया 50, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा लगेगा और इनोवेशन स्लो हो गया। ठीक है, और लास्ट में ट्रेड एफिशिएंसी। AI जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने वाला है। ठीक है, किधर से कौन सा रास्ता से जाना है वो बता देगा AI। ठीक है, कस्टम्स को ऑटोमेट कर देगा, इसके बाद सप्लाई चेन को इंप्रूव कर देगा। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हम लोग यहाँ पर देखे थे ग्लोबल पीस इंडेक्स,
अब देख रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कि इनोवेशन में बाकी देश कहाँ पर है। तो इसको पब्लिश करने वाला कौन है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ठीक है, तो वीपो ने कोलैबोरेशन किया है विथ पोर्टुलस इंस्टीट्यूट और फिर जाकर के इंडेक्स को रिलीज किया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यहाँ पर 78 इंडिकेटर्स को हम लोग चेक करते हैं और चेक करके देखते हैं कि कौन सा कंट्री इनोवेशन में आगे है या फिर पीछे है, फिर रैंकिंग देते हैं। इंडिया का रैंकिंग 38 निकला है आउट ऑफ 139 कंट्रीज, बहुत अच्छा रैंक है ये। इंडिया जो है वो टॉप रैंक करता है अमॉन्ग लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप, साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजन। इंडिया जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता है नॉलेज में और टेक्नोलॉजी आउटपुट में और मार्केट सोफिस्टिकेशन के अंदर भी। इंडिया जो है वो वीक परफॉर्म कर रहा है, वीक रैंकिंग है इंडिया का इन बिजनेस सोफिस्टिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्रोथ है ना वो कम हो गया है। 2024 में 2023 में क्या क्या ग्रोथ था? 2023 में ग्रोथ था 4.4% का। किस चीज का ग्रोथ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। कहां पर? इंडिया में, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 2024 में ये ग्रोथ कम होकर के हो गया 2.9%। ठीक है, 2025 में प्रोजेक्टेड है कि ये 2.3% हो जाएगा, यानी कि धड़ाधड़ गिर रहा है। ये चिंताजनक बात है। ठीक है, कितना रैंक है इंडिया का? ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर रैंक है इंडिया का 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। ठीक है, जो कि कम हुआ है, मतलब रैंकिंग अच्छा हुआ है। पहले 48 रैंक में था, 10 रैंक ऊपर आए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का जो ग्रोथ है वो कम हो गया है, ग्रोथ रेट कम हो गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। टॉप 3 कंट्रीज कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएस। बॉटम 3 कंट्रीज कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर? नाइजीरिया, अंगोला और कोंगो। ठीक है, इसके बाद आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आया है। ठीक है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। ये मेजर करता है कि कंट्रीज किस तरह से अपने टैलेंट को डेवलप करता है, टैलेंट को अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 मेन डायमेंशन को चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है एजुकेशन पे, स्किल्स पे। दूसरा रेडीनेस, हम लोग वर्क फोर्स को कितना रेडी कर पाए हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, एजुकेशन, एडेप्टेबिलिटी। और तीसरा है अपील, हम लोग अपने कंट्री को कितना अट्रैक्टिव बनाए हैं फॉर लोकल एंड फॉरेन टैलेंट। ठीक, तो ये 3 बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस कहाँ पर है, हम लोग टैलेंट को कितना संजो करके रख सकते हैं। ठीक है, 69 इकोनॉमीज को हम लोग रैंक दिए हैं और इंडिया का रैंकिंग 63rd में है। शर्मनाक बात है ये, 69 इकोनॉमीज को हम लोग रैंकिंग दिए हैं और इंडिया का रैंकिंग 63 है। नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड, फिर है लग्जमबर्ग, फिर है आइसलैंड और लास्ट में 63 नंबर पे है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने हर एक न्यूज को थोड़ा डिटेल में कवर कर लिया। अब फटाफट समराइज करेंगे और हमारा ये डन हो जाएगा। ठीक है, चलो समराइज करते हैं सितंबर महीने का जीए मिसलेनियस को। समराइज करते टाइम उसी न्यूज को हम लोग वापस से देखेंगे जिसको मैंने स्टार मार्क कराया था, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कम समय में आपका मेन न्यूज कवर हो जाए और वापस रिवीजन हो जाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज से। सबसे पहले 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जा रहा है। इसका थीम रखा गया था पावर ऑफ चैरिटी इन ग्लोबल सॉलिडारिटी। इस दिन को हम लोग मना रहे हैं मदर टेरेसा का डेथ एनिवर्सरी के रूप में। ठीक है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। इसका थीम था प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। 10 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मना रहे हैं। 10 एक आदमी शून्य हो गया तो 1 और 0 10 हो गया, है ना। तो ये जो 10 है इसको हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, एक आदमी शून्य ना होने पाए। ठीक है, इसके बाद 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे मना रहे हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, जो कि भारत रत्न अवार्डी थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके बर्थ एनिवर्सरी पे। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये 15 सितंबर को मनाया गया। इसका थीम रखा गया अचीविंग ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। इसके बाद 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया गया, जहां पर जेंडर पे गैप के बारे में हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया। इसमें हम लोग थीम रखे हैं एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 23 सितंबर को हम लोग नेशनल आयुर्वेदा डे मना रहे हैं। ये पहली बार हम लोग मना रहे हैं, इससे पहले हम लोग धनतेरस में नेशनल आयुर्वेदा डे मनाते थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, फिर 26 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं। इसका थीम रखे हैं क्लीन एयर हेल्दी पीपल। इसके बाद देखते हैं अपॉइंटमेंट्स। सुशीला कर्की, इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नेपाल का। ठीक है, अभी नेपाल के
वाइस प्रेसिडेंट है रामवरण यादव, ठीक है। और नेपाल की पहली वुमेन पीएम बन गई है ये सुशीला कर्की, ठीक है। रामायण जितना मुझे याद है वहां पर सीता जी जो है ना, सीता जी ने ये कहा था कि नेपाल में कोई भी महिला राजा नहीं बन सकता है, महिला रानी नहीं बन सकती है, लेकिन सुशीला कर्की बन गई है। साउंड ऐसा आ रहा है ना कि कैकेयी है ना, ऐसा साउंड आ रहा है। सुशीला कैकेयी जो बन गई है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेपाल की, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, रामवरण यादव, ठीक है। इसके बाद अल्बेनिया नाम का एक कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड का पहला एआई जनरेटेड मिनिस्टर बनाया है, नाम है डेलिया, ठीक है। तो ये जो डायला है, डायला डिजिटल मिनिस्टर बन गई है अल्बेनिया की, ठीक है। अल्बेनिया का कैपिटल तिराना है और करेंसी लाख है, ठीक है। इस पर डेनियल कैट जो है उसको फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है आईएमएफ का। मिथुन मनहास ये जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं बीसीसीआई के। ये पहले ऐसे क्रिकेटर है जो कि प्रेसिडेंट बन गए हैं बीसीसीआई के, लेकिन ये अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, यानी कि एक बार भी ये इंटरनेशनल मैच खेले नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन कौन से क्रिकेटर हैं जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे, सौरव गांगुली, रॉजर बिन्नी, अब ये तीसरे हैं मिथुन मनहास, ठीक है। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स में द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इस बुक को लिखा है किरण देसाई ने। एंड दूसरा बुक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसको लिखा है फॉर्मर सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। इसका ऑबिचुरी का बात करते हैं तो बांग्लादेशी फोक लेजेंड और सिंगर फरीदा परवीन, इनका निधन हो गया है 70 की उम्र में, ठीक है। साथ में अरमानी के जो सीईओ थे जियोर्जियो अरमानी, इनका भी निधन हो गया है 91 ईयर्स की एज में, ठीक है। इसके बाद अवार्ड का बात करते हैं। अभी 2025 का रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, इसमें से इंडिया का जो एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, इनको अवार्ड मिला है। तो इंडिया का जो एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स नाम से, ये लोग जो है अनप्रिविलेज गर्ल्स को एजुकेट करते थे, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। एजुकेट गर्ल्स नाम का एनजीओ ने जीता है 2025 रोमन मैग्सेसे अवार्ड। ये अवार्ड हम लोग देते हैं अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है सोसाइटी के लिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर के आता है, विजनरी लीडरशिप शो करता है, करेजियस सर्विस देता है लोगों को, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड हम लोगों ने देखा, जहां पर 130 सिटीज में कंडक्ट कराया गया था ये अवार्ड, और इसके अंदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर अवार्ड दिया गया। कैटेगरी 1 में ऐसे जगह आए जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा का है, कैटेगरी 2 में ऐसा जगह आया जिसका पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, और कैटेगरी 3 में ऐसा सिटीज आया जिसका पॉपुलेशन 3 लाख से कम का है। तो कैटेगरी 1 में जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर इंदौर नंबर 1 पे सिक्योर किया, नंबर 1 रैंक, नंबर 2 पे जबलपुर, नंबर 3 पे आगरा एंड सूरत। इसके बाद कैटेगरी 2 में नंबर 1 पे आया अमरावती फ्रॉम महाराष्ट्र, नंबर 2 पे आया झांसी एंड मुरादाबाद, नंबर 3 पे आया अलवर। मुरादाबाद का एक बार हम बिरयानी खाए थे, हमको उतना अच्छा नहीं लगा। हमको बिरयानी अच्छा लगता है लखनवी बिरयानी, और दूसरा कोलकाता बिरयानी, ये दो ही बिरयानी हमको अच्छा लगता है जिसमें आलू रहता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 में देवास नंबर 1 पे आया, परवाणु नंबर 2 पे आया, और अंगुल नंबर 3 पे आया। याद रखिएगा ये इंदौर, जबलपुर और आगरा एंड सूरत, ठीक है। इसके बाद अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड सेरेमनी हुआ, ठीक है। इसमें जो एससी और एसटी स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास 10 क्लास 12 में बहुत अच्छा नंबर लाया है, तो उनको हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, कैश अवार्ड दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आया है तो 60,000 रुपये उसको मिलेगा, ये वन टाइम मिलने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड हाईएस्ट रैंक लाया है तो उसमें 50,000 रुपये मिलेगा। अगर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स लाया है 40,000 रुपये मिलेगा। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कोई वुमेन नहीं आ पाई, कोई गर्ल्स नहीं आ पाई, तो गर्ल्स तो कहीं ना कहीं टॉप करेंगे ना, तो जो भी टॉप करी होगी गर्ल्स के अंदर उनको भी 60,000 का अवार्ड मिलेगा, ठीक है। फिर ओवेन कूपर जो है वो 15 ईयर्स की उम्र में यंगेस्ट एवर मेल बन गए हैं जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है फॉर हिज नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज एडोलसेंस, ठीक है। इसके बाद इंडियन फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय हैं जिन्होंने 82nd वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है फॉर हर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है फॉर सिल्क डेवलपमेंट, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का एक प्रोग्राम है मेरा रेशम मेरा अभिमान, इसके अंदर सिल्क कल्टीवेशन होता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है फॉर सिल्क डेवलपमेंट। इसके बाद नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स, इसके अंदर जो भी इन्फ्लुएंसर है या फिर कंटेंट क्रिएटर है जिसका 10,000 फॉलोवर या फिर उससे ज्यादा फॉलोवर है एनी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, और वो जो है
90 सेकंड के अंदर का रील्स बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जहां पर वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि एनर्जी सेव करो, एसी को 24 डिग्री सेल्सियस में रखो, 5 स्टार अप्लायंसेस ही खरीदो ताकि सेविंग ज़्यादा हो सके, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग को यूज़ करो। तो ये सब काम अगर करता है ऐसा कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर जिसका 10 के फॉलोवर या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसको अवार्ड मिलेगा सरकार के द्वारा। उस अवार्ड का नाम बोला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है। साथ में नीरज घायवान का होम बाउंड नाम का जो फिल्म है, इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया है। ठीक है, टू बी फीचर्ड एज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फ्रॉम इंडिया। इसका भट्टुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है तेलंगाना में, जिसको 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी छापा गया है। तो ये भट्टुकम्मा है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके बाद यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। इसके अंदर जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो है प्लैनेट ए के साथ मिल करके अवार्ड दे रहा है। किसको अवार्ड दे रहा है? ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो कि 30 साल के उम्र के अंदर है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत भयंकर सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, उसको ये विनर कंसिडर करेगा। और विनर कैसे कंसिडर करेगा? $20,000 का सीड फंडिंग उसको मिलेगा, इंटेंसिव ट्रेनिंग इसका होगा, और साथ में इसको एक्सेस मिलेगा टू प्लैनेट ए पिच, जहां पर ये और भी पैसा रेज कर सकता है, $1 मिलियन तक रेज कर सकता है। ठीक है, 3 लोगों को यहाँ पर अवार्ड मिला है, 3 लोग फ्रॉम 3 कंट्री। इंडिया की तरफ से जिनाली मोदी हैं, जिनका स्टार्टअप बनोफी लेदर की वजह से इनको अवार्ड मिला है। दूसरा कीनिया के जोसेफ नुथरियो हैं, जो कि हेयापाक नाम से स्टार्टअप है, इनकी वजह से इनको मिला है ये अवार्ड। और तीसरा है न्योमी फ्लोरिया, ये साइक्लियो नाम का स्टार्टअप के लिए इनको अवार्ड मिला है। ये जिनाली मोदी जो इंडिया की तरफ से है, इनका एक स्टार्टअप है बनोफी लेदर, जो कि बनाना का क्रॉप वेस्ट से लेदर का यूज का सामान बना लेती है, इसीलिए इसका नाम है बनोफी लेदर। ठीक है, हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ को इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी कंसिडर किया गया है, अवार्ड दिया गया है। यूपी में लॉन्च हुआ है वर्ल्ड का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क खुर्जा के अंदर। ये जो पार्क है ना, ये सिरेमिक वेस्ट से मिलकर के बना हुआ है। तो यूपी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इनिशिएटिव लॉन्च किया था, अनोखी दुनिया, और उसके अंदर वर्ल्ड का पहला पार्क बना है एंटायरली फ्रॉम सिरेमिक वेस्ट। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो भी हुआ है ग्रेटर नोएडा के अंदर, जहां पर पार्टनर कंट्री रशिया था, और उसका थीम रखा गया था अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर। ठीक है। इसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल मुंबई के अंदर खुला है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। यहाँ पर एक बार में 5 क्रूज को एकोमोडेट किया जा सकता है, और 1 मिलियन पैसेंजर को एनुअली यहाँ पर हैंडल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट, कहाँ पर? असम में, ये याद रखना। इसके बाद डिफेंस का बात करते हैं। तो युद्ध अभ्यास नाम का एक डिफेंस एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और यूएस का मिलिट्री के बीच में हो रहा है। इंडिया ने पहला अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किसी दूसरे देश में खोला है, ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोला है। कहाँ पर खोला है? मोरक्को के अंदर खोला है। इसके बाद सेरेबो नाम का एक इंडिजीनियस ब्रेन टूल है, जो कि आपके दिमाग में देख लेगा, दिमाग को डायग्नोस कर लेगा कि आपके दिमाग में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है कि नहीं है, बिना कोई सिटी स्कैन किए और एमआरआई स्कैन किए। ठीक है। इसके बाद रशिया का एंटरोमिक्स नाम का एक कैंसर वैक्सीन निकला है, जो कि 100% एफिकेसी शो कर रहा है अर्ली ट्रायल्स के अंदर। इसके बाद जीएसटी 2.0 रिलीज किया गया है, जहां पर मेनली 4 स्लैब को कम करके 2 स्लैब कर दिया गया है, यानी 2 मेन रेट होगा, एक है 5% फॉर इसेंशियल प्रोडक्ट, एक है 18% फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। और इसके साथ एक स्पेशल रेट डिसाइड किया गया है 40%। 40% जीएसटी वहां लगेगा जो कि सुपर लग्जरी गुड्स होगा, साथ में सिन गुड्स होगा। सिन गुड्स का मतलब कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टोबैको, लार्ज कार्स, ये सब। इसके बाद यूपीआई जो है अब कतर पे भी अवेलेबल हो गया है। ठीक है। इसके बाद पिंक टैक्स। पिंक टैक्स वो टैक्स होता है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करता है कोई भी मर्चेंट आपसे। और क्यों चार्ज करता है? क्योंकि आप फीमेल है, तो फीमेल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज जो कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं पिंक टैक्स। ठीक है। थॉमस कुक इंडिया, ये थॉमस कुक इंडिया है, इन्होंने ब्लिंकिट के साथ मिल करके डिलीवर किया है बॉर्डरलेस मल्टी करेंसी कार्ड, डोर स्टेप में जा जाकर। ठीक है। इसके बाद विक्रम 32 चिप, इंडिया का पहला इंडिजिनस स्पेस प्रोसेसर है, जो कि इंडिया ने बना लिया है। पहले हम लोग इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते थे, अब हम लोगों ने बना लिया है। ये जो चिप है, ये स्पेस में काफी मददगार साबित होगा। ये चिप जो है सैटेलाइट को काफी मदद करता है कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। इसके बाद सेंसस 2027 के अंदर हम लोग बिल्डिंग्स का जियो टैगिंग को ऐड कर रहे हैं, ताकि बिल्डिंग्स का स्पेसिफिक लोकेशन जो है
हम लोग संसद के अंदर रिकॉर्ड कर पाए। इसके बाद इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन अब वंदे भारत नहीं रह करके नमो भारत हो गया है। तो नमो भारत जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है ऑन 55 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद मुखी एट कानो। ठीक है, मुखी एट कानो। देखो कानो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। वहां पर एक चीता थी, चीता का नाम था ज्वाला, तो उससे एक बेबी हुआ है, उसका नाम है मुखी। तो मुखी एक फीमेल चीता है जो बॉर्न हुई है इस नेशनल पार्क के अंदर, और ये जो है बड़ी हो गई है। बस वही बात यहाँ पर है। तो हम लोगों ने नामीबिया से बहुत सारे चीता को लेकर के आया था, तो हम उस चीता को रखा था हम लोगों ने कुनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश के है। तो उसके अंदर ज्वाला नाम की एक क्या बोलते हैं चीता थी, जिन्होंने बर्थ दिया है मुखी नाम का एक और चीता को, तो ज्वालामुखी हो गई। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है वो 13 कंट्री बन गया है टू इशू OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट। OIML का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। देखो जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिससे कि वेट हम लोग नापते हैं या फिर मेजरमेंट नापते हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मीटर से मीटर बनाए हैं या फिर इलेक्ट्रिक मीटर बनाए हैं, इसके बाद मान लो कि कोई तराजू वगैरह बनाए हैं, इलेक्ट्रिक तराजू बनाए हैं, तो वो तराजू सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेजरमेंट टूल सही से मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम लोग चेक करने के लिए एक सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उस सर्टिफिकेशन का नाम है OIML। इससे पहले हम लोगों को यानी जो भी ये मेजरमेंट टूल बना रहा है उस टूल को चेक करने के लिए विदेश भेजना पड़ता था, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा होता था, टाइम डिले लगता था। लेकिन अब वो और आसानी से अब होने लगा है। अब इंडिया के अंदर वो सारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसके बाद जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर को कम कॉस्ट लगेगा और टाइम डिले भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक AI बेस्ड ऑडिट सिस्टम बनाया है जिसका नाम रखा गया है CAG कनेक्ट। इसके अंदर जो है ना 10 लाख के करीब जो ऑडिटिंग एंटिटी है जिसका ऑडिट हो रहा है, वो लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर पाएगा टू ऑडिट क्वेरीज, ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि ट्रंप जो है वो इम्पोज कर दिया है $1 लाख का फी ऑन H1B वीजा। अब देखो H1B वीजा क्या होता है? जब इंडियन टेक कंपनी कोई भी अपना एम्प्लॉय को भेजता है USA के अंदर या फिर किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो वहां पर उस बंदे के लिए कुछ फीस पे करना पड़ता है। तो उस बंदे के लिए कुछ फीस पे करना पड़ता है। हर एक बंदे के लिए पहले हम लोग को $5000 पे करना पड़ता था, ठीक है, वन टाइम। लेकिन अब जो है उसी अमाउंट को $1 लाख कर दिया गया है। यानी जितना आदमी को हम लोग USA भेजेंगे काम करने के लिए, तो हम लोग को हर बार $1 लाख रुपया देना पड़ेगा ट्रम्प सरकार को। इससे क्या होगा? हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्रेश आदमी भेजेंगे ही नहीं वहां पर, जो जरूरत है सिर्फ उतना ही आदमी भेजेंगे USA के अंदर, और बाकी USA का ही कोई आदमी को रख लेंगे वहां पर काम करने के लिए। यही करेंगे कॉस्ट बचाने के लिए, यही ट्रम्प भी चाहता है। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम ये हो गया कि इंडियंस जो है अब जा नहीं पाएंगे बाहर, जहां पर वो बेटर अर्न कर पाते थे वहां जा नहीं पाएंगे। और इसके वजह से क्या होगा? अगर कुछ आदमी जाएंगे भी तो कॉस्ट ज्यादा लग रहा है टेक कंपनीज को, इंडियन टेक कंपनीज को। तो ये लोग क्या करेंगे? कॉस्ट बढ़ा देंगे। अगर इंडियन टेक कंपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे तो जो USA में क्लाइंट है वो क्लाइंट थोड़ा सा भड़क जाएगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है। ठीक है, तो अब कॉस्ट कम करने के लिए क्या करेगा इंडियन टेक कंपनी? ले ऑफ करेगा। तो इसीलिए जो ट्रंप ने इम्पोज किया है $1 लाख का फी ऑन H1B वीजा, वो इंडिया के लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझा भी था। ठीक है, समरी में मैं नहीं समझा पाऊंगा एग्जाम्पल। देखो इसका फायदा चाइना उठा रहा है। ट्रंप जब बोल रहा है कि हम लोग जो है दूसरे देश का टैलेंट अपने देश में नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुत टैलेंट आ जा रहा है और अपना जो डोमेस्टिक वर्कर है वही काम नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए $1 लाख का फी लगा दिया H1B वीजा पे। तो चाइना बोल रहा है कि हम लोग वीजा पे छूट दे देंगे, आओ यहाँ पर काम करो। इससे क्या बेनिफिट होगा चाइना को? चाइना को बेटर आदमी मिलेगा, बेटर स्टूडेंट मिलेगा, बेटर वर्कर मिलेगा, और स्पेशली स्टेम सेक्टर के अंदर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के सेक्टर के अंदर, जिससे और रिसर्च होगा और इनोवेशन होगा और चाइना आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए चाइना ने लॉन्च किया है के वीजा। ये जो के वीजा है ना, इसके अंदर कोई जॉब ऑफर आपको चाहिए नहीं, आप अप्लाई करो और आप वहां जा सकते हो। ठीक है, बिना कोई एम्प्लॉय का स्पॉन्सरशिप किए हुए, कोई बिना पेमेंट किए हुए आप जा सकते हैं। बस आपको जो है बैचलर डिग्री आना चाहिए स्टेम के अंदर। ठीक है, बस। ठीक है, इसके बाद फ्रांस का PM बना है सेबेस्टियन लुकुर्नु। ठीक है, इसको बनाया गया। ठीक है, शारजा UAE में 18th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंक्लूजन हुआ था, जहां पर की ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर बात हुआ, जैसे कि इनइक्विटीज इन पॉवर्टी,
डिस्क्रिमिनेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद इंडिया को अपॉइंट किया गया है, यानी इलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी। देखो इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इंटरनेशनल पुलिस का कमीशन है जहां पर बातचीत हो रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे उसको एकदम टपका डालेंगे। तो इसके बारे में बात जो होता है ना, कहाँ होता है, इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है। तो अलग अलग रीजन के लिए भी इंटरपोल बना गया है। ठीक है, तो जो एशियन कमिटी बना है एशियन रीजन के लिए, तो उस कमिटी में इंडिया को मेंबर इलेक्ट किया गया है। तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमिटी फॉर द टर्म 2025-2029 ड्यूरिंग द 25th इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सिंगापुर। ठीक है, इसके बाद इंडिया को इलेक्ट किया गया है, री इलेक्ट किया गया है टू एसी आईसीएओ काउंसिल विद स्ट्रॉन्गर मैंडेट। ठीक है, तो इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द पार्ट 2 ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट 2 के अंदर इंडिया को इलेक्ट किया गया है। पार्ट 2 के अंदर कौन कौन सा कंट्री आता है, ऐसा कंट्री आता है जिन्होंने लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किया है टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर इंटरनेशनल सिविल एयर नेविगेशन। ठीक है, इंडिया जो है वो आईआईटी मद्रास को नॉमिनेट कर रहा है फॉर यूएनएआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसके बाद इलन मस्क जो है वो अब वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी नहीं रहे, उसको सरपास कर दिया गया है बाय लैरी एलिसन। ठीक है, जो कि को फाउंडर है ओरेकल के, ऐसा पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स का न्यूज देखिए, माधव गोपाल कमत जो है ये पहले इंडियन बन गए हैं टू विन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप। ठीक है, इसके बाद जैस्मिन लंबोरिया जो है ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, 9th इंडियन बॉक्सर बन गई है टू अचीव दिस फीट। यूके के अंदर ये मैच हो रहा था, ये वुमेन का 57 केजी फीदर वेट पे ये मैच हो रहा था, इस कैटेगरी में मैच हो रहा था। और यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स की जो सिल्वर मेडलिस्ट है उनको हरा करके जैस्मिन लंबोरिया ने वर्ल्ड चैंपियन पद का हासिल किया है। ठीक है, ये 9th इंडियन बॉक्सर बन गई है टू अचीव दिस फीट। इसके बाद आईसीसी जो है इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है फॉर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, उसका नाम है विल टू विन। इसके बाद सेंट्रल जोन जो है उन्होंने दिलीप ट्रॉफी जीता है साउथ जोन को हरा करके। ठीक है, सेंट्रल जोन ने जीता है 11 साल के बाद, और उसका कैप्टन कौन थे, रजत पाटीदार। स्मृति मंधाना जो है इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है ऑफ फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय एन इंडियन। तो विराट कोहली जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 2013 में 52 बॉल्स पे सेंचुरी बनाया था, तो यही यहाँ पर स्मृति मंधाना ने 50 बॉल पे ही सेंचुरी बना दिया। गौरव और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है और स्मृति मंधाना का जर्सी नंबर भी 18 है। दोनों आरसीबी के लिए ही खेलता है, सोचो, और दोनों थोड़ा स्टाइलिश है। ठीक है, इसके बाद अर्शदीप सिंह जो है वो फर्स्ट इंडियन हो गए हैं जो कि T20I के अंदर 100 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है क्रिकेट एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को फाइनल में हराया है और एशिया कप जीत गया है। तो ये 17 एशिया कप हो रहा था, ठीक है, यूएई के अंदर हो रहा था, याद रखिएगा। इसके अंदर इंडिया 9th टाइम ये जीता है, ये कप जीता है। ठीक है, और श्रीलंका जो है वो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इंडिया के बाद। प्लेयर ऑफ द मैच जीता तिलक वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता अभिषेक शर्मा, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जीता कुलदीप यादव। ठीक है, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो है ये पहले इंडियन क्रिकेटर है जो कि बीबीएल में जाके खेलेंगे। बीबीएल मतलब ऑस्ट्रेलिया का आईपीएल। तो जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है, तो वहां पर रविचंद्रन अश्विन पहले इंडियन बनेंगे जो कि वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे। ठीक है, इसके बाद सैमुअल उमिटी ये रिटायर हो गए हैं फ्रॉम फुटबॉल। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे और किस कंट्री के लिए खेलते थे, तो फ्रांस के लिए खेलते थे, और फीफा वर्ल्ड कप 2018 ये भी जिताया है इन्होंने। इसके बाद वुमेन हॉकी और मेन हॉकी, इन लोग दोनों टीम ने एशिया कप खेला है। इस एशिया कप में जो जीतेगा, ठीक है, तो वो पहुंचेगा FIH वर्ल्ड कप के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा। तो जब वुमेन का मैच हो रहा था तो वहां पर वुमेन जो है वो रनर अप रही, यानी कि फाइनल मैच हार गई, चाइना जीता, और टीम चाइना जीता और वो चैंपियन बन के आया और वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया फॉर 2026 FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो कि बेल्जियम में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो मेन हॉकी टीम था उन्होंने एशिया कप जीता फाइनल, किसको हराया, कोरिया को हराया, और मेन टीम जो है वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया फॉर FIH हॉकी वर्ल्ड कप नीदरलैंड एंड बेल्जियम। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है वो पहली बार नेशनल टीम भेजा है फॉर पिकल बॉल वर्ल्ड कप। राशिद खान जो कि अफगानिस्तान का क्रिकेटर है वो लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं T20I के अंदर।
ठीक है। इसके बाद इंडिया ने डेवलप किया है रेयर रेफरेंस मटेरियल। ये जो रेफरेंस मटेरियल है, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं एंटी डोपिंग टेस्टिंग। ठीक है, मतलब जब भी एंटी डोपिंग टेस्टिंग होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि कहीं वो कोई ड्रग तो नहीं ले लिया है कि कोई भी खिलाड़ी। ठीक है, तो कोई भी खिलाड़ी अगर डोपिंग किया है तो वो हम लोग आराम से टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस मटेरियल, जो कि इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, दे आर क्रूशियल फॉर डिटेक्शन ऑफ ओवर 450 सब्सटेंसेस दैट आर करंटली प्रोहिबिटेड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2025 का वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के बारे में क्या बात कहा गया है। ये जो रिपोर्ट है, ये WTO एनुअली पब्लिश करता है टू एनालाइज ट्रेड ट्रेंड्स, पॉलिसीज एटसेट्रा। ठीक है, 2025 का थीम रखा गया है मेकिंग ट्रेड एंड एआई वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। की हाइलाइट्स क्या क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि जो एआई है ना, इसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है वो 34 से लेकर 37% तक ग्रो करेगा, और जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी, ये 12 to 30% ग्रो करेगा बाय 2040। ठीक है, तो जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, वो 37% तक जा सकता है, यानी कि अराउंड 40% जा सकता है बाय 2040। ठीक है, 40 बाय 2040, और 12 to 13% जीडीपी राइज होगा अगर एआई का अडॉप्शन हम लोग कर लेते हैं। एआई इनेबल्ड गुड्स ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सर्वर्स, इन सब का जो है ट्रेड ये भी बढ़ रहा है। 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स 2023 में था इनका ट्रेड, और ये और बढ़ने वाला है। हम लोग डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, वो कहीं पीछे ना छूट जाए एआई के दौड़ में। इसके बाद लेबर इम्पैक्ट, एआई जो है हो सकता है कि बहुत सारा रूटीन कॉग्निटिव जॉब वाले सेक्टर को इम्पैक्ट करे। इसके बाद हम लोग एआई रिलेटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ये बढ़ाए भी हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। कितना बढ़ा है, 130 था 2012 में, 500 हो गया 2024 के अंदर। ठीक है, चलो, इसके बाद एआई का मदद से हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम कर रहे हैं और कस्टम्स को ऑटोमेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रेड है इसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी समझ गए। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने 163 कंट्रीज को यहाँ पर एसेस किया है। ठीक है, बेस्ड ऑन सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। इंडिया का रैंक 115 रहा है, जिसका 115 आउट ऑफ 160 कंट्रीज। ठीक है, 163 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर 2.229 था। ठीक है, जो कि कोई चेंज नहीं हुआ है लास्ट ईयर से। टॉप 3 पीसफुल कंट्री कौन कौन सा है, आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सबके पीछे लैंड। टॉप 3 पीसफुल कंट्री कौन सा है एशिया के अंदर, सिंगापुर, जापान, मलेशिया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखे, जहां पर हम लोग ये देखे कि इनोवेशन के अंदर कौन सा कंट्री आगे है। इसको पब्लिश करने वाला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया का रैंक जो है वो बढ़ा है, 48 रैंक था 2020 में, जो कि बढ़ करके हो गया है 38 रैंक आउट ऑफ 139 कंट्रीज, तो अच्छा हुआ है। इसके बाद इंडिया जो है वो टॉप रैंक किया हुआ है लो मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर और सेंट्रल एंड सदर्न एशिया रीजन के अंदर। ठीक है, इंडिया जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट के अंदर और मार्केट सोफिस्टिकेशन के अंदर, और खराब परफॉर्म कर रहा है बिजनेस सोफिस्टिकेशन के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्रोथ है ये कम हो गया है इंडिया के अंदर। ठीक है, और लगातार कम होते जा रहा है। 2023 में 4.4% का ग्रोथ था, फिर 2024 में 2.9% का ग्रोथ हो गया, और 2025 में 2.3% का ग्रोथ होने वाला है। तो लगातार ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएस। टॉप बॉटम 3 कंट्रीज कौन कौन सा है, नाइजीरिया, अंगोला और कॉन्गो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 70 का 70 इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर अप कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाओ मेरे दोस्त। आपका एक लाइक जो है मेरा मोटिवेशन दुगना करता है। ठीक है, और कमेंट करो, आपका जो सुंदर सुंदर कमेंट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा मोटिवेशन 4 गुना कर देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं कुछ आपका हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, और आखिरकार सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, या फिर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगा, बात कर लेते हैं। ये आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे पीडीएफ कोर्स के अंदर मिल सकता है। ये जो पीडीएफ है ये आपको जीए कोर्स के अंदर भी मिल सकता है। ये ये आपको स्मार्ट कोर्स के अंदर भी मिल सकता है। ठीक है, ये आपको मेंटरशिप कोर्स के अंदर भी मिल सकता है। तो इतना सारा हमारा कोर्स है। ये कोर्स को आपको अवेल करना है और डिस्काउंट में अवेल करना है तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। वो नंबर मैं दे देता हूँ 8340613896। व्हाट्सएप मैसेज ही करना, कॉल मत करना।
चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।